अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है कहानी देवता, एपिसोड 50। रसवंती के पास ख्याल ख्वानी वाला खतरनाक दिमाग था। सोनिया के पास शिकस्त ना खाने वाली मक्कार जहानत थी, जो अपने पसीना आलूद कपड़े के जरिए बायोनिक मैन का रास्ता बदलने की मक्कारी दिखा सकती थी। वो भला रसवंती को कब खातिर में लाती, लिहाजा अब वो उसकी टेलीपैथी का कबाड़ा करने पर आमादा हो गई। मैं शशोपंज में मुब्तला हो गया। कैसे समझाऊं कि एक दूसरे के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई ना की जाए। कोई मेरी बात समझने के लिए तैयार ना होती। सोनिया के खतरनाक मंसूबे को मैं ख्याल ख्वानी के जरिए समझ गया। एक तरह से मुझे सोनिया का शुक्रगुजार होना चाहिए। अगर वह रसवंती को इतनी गहरी नींद ना सुलाती तो मैं रसवंती के खतरनाक मंसूबे को समझ ना पाता, जो सोनिया और रोमाना के खिलाफ थे। सोनिया ने बहुत अच्छा किया, मगर मैं रसवंती का बुरा नहीं चाहता था। कुछ तो इसलिए कि वह अपने दिमाग के तहखाने में छुपकर मेरी पूजा करती थी, और कुछ इसलिए कि रसवंती जैसे जबरदस्त मोहरे को अपने हाथ में रखना दानिशमंदी होती। वो मेरे किसी बुरे वक्त में जरूर काम आती। मैंने सोनिया के ख्वाबीदा दिमाग को ट्रांस में लेकर कहा, तुम आइंदा वो दवा रसवंती के खाने में नहीं मिलाओगी। मैं आइंदा वो दवा रसवंती के खाने में नहीं मिलाऊंगी। अब तुम उठो और उस दवा को अपने सूटकेस में अपने कपड़ों के नीचे छुपा कर रख दो। उसने हुक्म की तामील की। वो दवा उसके बेडरूम में थी, सूटकेस भी वहीं था। उससे शीशी को कपड़ों के नीचे छुपाने के बाद वह सूटकेस बंद करके दोबारा बिस्तर पर आकर लेट गई। मैंने कहा आंखें बंद कर लो। उसने आंखें बंद कर ली। मैंने कहा अब तुम भूल जाओगी कि तुमने वो शीशी कहाँ रखी है। मैं भूल जाऊंगी, बस अब आराम से सो जाओ। वो फौरन ही सो गई। मैंने आंखें खोलकर देखा, ट्रेन रुकी हुई थी। सुबह का उजाला खिड़की के रास्ते हमारे कैबिन में दाखिल हो रहा था। रोमाना आंखें खोले मुझे देख रही थी। नजरें मिलते ही वो उठकर मेरे पास आ गई, फिर मेरे सर पर हाथ फेरती हुई बोली, माय गुडनेस, तुम अभी तक जाग रहे हो। हाँ, इतनी सारी मालूमात हासिल हो रही थी कि अभी सोने की फुर्सत नहीं थी। फरहाद, इस तरह तो तुम्हारी सेहत खराब हो जाएगी। चलो अब सो जाओ, 10 मिनट और। जरा बायोनिक मैन के मुतल्लिक कुछ मालूमात हासिल कर लूं। जहन्नुम में जाने दो सबको। तुम्हारे मशवरे पर अमल करके जहन्नुम में पहुंच जाऊंगा, बस 1 मिनट। ये कहकर मैंने आंखें बंद कर लीं। सिकंदरिया के एक मास्टर के दिमाग में पहुंच गया। उसकी सोच ने बताया कि बायोनिक फरहाद एक चार्टर्ड तैयारी के जरिए पेरिस गया है। मैंने बायोनिक फरहाद के साथ रहने वाली डॉक्टर की सोच पढ़ी। वह सोच रहा था ये क्या मुसीबत है। सोनिया पेरिस और लंदन में भी नजर नहीं आई। अब न्यूयॉर्क आखिरी मंजिल है। हम उस मक्कार औरत को वहां जरूर पकड़ लेंगे। ये मालूम हो गया कि बायोनिक फरहाद न्यूयॉर्क की तरफ सफर कर रहा है, और सिकंदरिया में फिलहाल सोनिया की बू सूंघने वाले सिर्फ रेड पावर के कुत्ते रह गई हैं। मैं सोनिया और रसवंती से ये पूछना भूल गया था कि वो सिकंदरिया से कब फरार होने वाली है। मुझे बाद में ये मालूम हो जाता। मैं थक गया था, अब आराम से सो जाना चाहता था, इसलिए रोमाना के पास वापस आ गया। मैंने कहा चंद जरूरी मालूमात हैं, मैं सोने से पहले तुम्हें बता देना चाहता हूँ। पहली अहम बात यह है कि रसवंती सोच पढ़ने लगी है। अच्छा, वो हैरानी से बोली, फिर तो वो तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाएगी। हाँ, मैं अपनी कोई अहम बात उससे नहीं छुपा सकूंगा। वो मेरी जान की दुश्मन नहीं, लेकिन तुम्हारा और सोनिया का जहनी तवाजुन बिगाड़ देना चाहती है, ताकि तुम दोनों किसी काबिल ना रहो। क्या उसने तुमसे कहा है? नहीं, सोनिया ने उसे हिसाब शिकन दवा खिला दी है। वो बेसुध होकर सो रही है। ऐसी हालत में उसकी योगा की सलाहियतें मेरी सोच की लहरों को नहीं रोक सकती। मैंने इस मौका से फ़ायदा उठाकर ये मालूमात हासिल की हैं, वरना तो वो मुझसे भी अपनी टेलीपैथी का राज छुपा रही है। फरहाद उसकी दोस्ती में खलूस नहीं। तुमने उसके लिए क्या नहीं किया, मगर वो तुमसे डबल गेम खेल रही है। बेचारी अपने इश्क से मजबूर है। अब ये राज भी मालूम हुआ है कि वो मुझे जलाने के लिए जिब्रान से लगावट का इजहार कर रही थी। हकीकत यह है कि वो मुझे हरजाईपन से बाज रखने के लिए रफ्ता रफ्ता मेरी तमाम दोस्त लड़कियों को मुझसे दूर कर देना चाहती है। मुबारक हो। जो हाथ से फिसल गई थी वो फिर हाथ आ रही है। मैं मुस्कुराने लगा। वो बोली, हाय, क्या मुस्कुराना है, बड़ा नाज है अपने गुलफाम होने पर। भाई, मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि तुम मेरी वाहिद महबूबा हो, जो मेरी दूसरी महबूबाओं से नहीं जलती हो। मुझे अपनी सेहत का ख्याल है। मैं ख्वामखा अपना खून जलाना नहीं चाहती। मुझे यकीन है कि तुम जहां भी जाओगे वापस मेरे ही पास आओगे। एक बात है रोमाना, फिलहाल रसवंती तुम्हारे दिमाग तक नहीं पहुंच सकेगी। अब कोशिश ये होना चाहिए कि उसका और तुम्हारा सामना कभी ना हो। हिंदुस्तान जाऊंगा तो तुम किसी दूसरे रूप में मेरे साथ रहोगी, मगर मुझसे दूर रहोगी। वो एहसाब शिकन दवा की एक शीशी खरीद कर हमेशा अपने पास रखो। पता नहीं कब हालात से मजबूर होकर रसवंती को ट्रैप करना पड़े। फिर मैंने उसे हिंदुस्तान जाने की वजूहात बताई। ये भी बताया कि बायोनिक मैन सोनिया और रसवंती की तलाश में न्यूयॉर्क जा रहा है। उसके बाद ये तय पाया कि मैं सो जाऊंगा। रोमाना दरवाज़ा बंद करके बेनी और शर्लाक के पास चली जाएगी। इतने में दरवाजे पर दस्तक होने लगी। मैंने आंख बंद की, फिर खोलकर कहा, बेनी परेशान है, जल्दी दरवाज़ा खोलो। रोमाना ने उठकर दरवाज़ा खोल दिया। बेनी तेजी से अंदर आती हुई बोली, भाई, कुछ पता है ट्रेन इतनी देर से क्यों रुकी हुई है? कोई परेशानी की बात है क्या? हाँ, मलाया और थाईलैंड के दरमियान ये जो जंगल है, यहाँ कम्युनिस्ट गोरीला जंग में मसरूफ रहते हैं। आज उन्होंने इस ट्रेन को चारों तरफ से घेर लिया है।
मैंने बर्थ पर से उठकर खिड़की के पार देखा। दूर तक नारियल के दरख्त और बांसों का जंगल दिखाई दे रहा था। बांस की झाड़ियों के आसपास कितने ही मुसल्ला लोग नजर आए। वो यकीनन कम्युनिस्ट फौज के गोरीला सिपाही थे। मैंने पूछा, शर्लॉक कहाँ है? इतने में शर्लॉक आ गया। उसने कहा, मैं ट्रेन के गार्ड से मिलकर आ रहा हूँ। हम खतरात में घिर गई हैं। सबसे पहले तो डाइनिंग के चूल्हे बुझा दिए गए हैं। मुसाफिरों को सिगरेट पीने की ममानियत है क्योंकि ट्रेन की पटरी के नीचे दूर तक बारूद बिछी हुई है। मामला बहुत ही संगीन था। मैंने पूछा, क्या मलाया और थाईलैंड की इंतजामिया ऐसी नाकस है कि कम्युनिस्ट इस जंगल में मासूम और बेजरर मुसाफिरों को रोक कर परेशान कर रही हैं? शर्लॉक ने कहा, यह शायद 2 साल के अरसे में पहली बार ऐसा हुआ है। मलाया और थाईलैंड के फौजी इक़दामात यहाँ बहुत सख्त होती हैं। ये कम्युनिस्ट इस जंगल से गुजरने वाली रेल लाइन के करीब नहीं आने पाते, मगर पता नहीं कैसे आज कम्युनिस्ट गोरीलों का पल्ला भारी हो गया है। आखिर वो मुसाफिरों को रोककर क्या हासिल कर लेंगे? रेलवे गार्ड ने बताया कि थाईलैंड की सरकार ने गोरीला फौज के एक लीडर और 10 जांबाजों को गिरफ्तार कर लिया है। वो उनकी रिहाई के लिए हमें यरगमाल बना रही हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया कि 24 घंटे के अंदर उनके जांबाजों को रिहा ना किया गया तो ट्रेन का एक मुसाफिर भी जिंदा सलामत थाईलैंड नहीं पहुंच सकेगा। रुमाना ने कहा, यह लंबा चक्कर है। 24 घंटे तक दहशतज़दा मुसाफिर खाना पीना और सोना भूल जाएंगे। शर्लॉक ने कहा, खाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। गोरिल्ला फौज ने इस ट्रेन के किचन पर कब्जा जमा लिया है। उन्हें जंगल में अच्छी खुराक नहीं मिलती। थाईलैंड वाले लजीज खानों से अपनी हसरत पूरी करेंगे। रुमाना मेरे शाना पर हाथ रखकर बोली, मैंने तुमसे कहा था कि रात को नींद पूरी कर लो, मगर तुमने ख्याल ख्वानी में सुबह कर दी। अब क्या तुम्हें सुकून से नींद आएगी? बेनी मेरे पास बैठकर बोली, भाई आप तमाम रात जागते रही हैं, ऐसे तो आपकी सेहत खराब हो जाएगी। मैंने हंसते हुए कहा, फिक्र न करो, तूफान तो आते ही रहती हैं, मैं सो जाऊंगा। मेरी हिफाजत के लिए ये रोजी काफ़ी है। हालात मजीद संगीन हुए तो मैं बेदार हो जाऊंगा। बेनी ने कहा, तो फिर लेट जाएं, मैं आपको थपक कर सुला दूंगी। रोमाना और शर्लॉक दूसरी बर्थ पर बैठ गए। मैं अपनी बर्थ पर लेट गया। बेनी मुझ पर झुककर मेरा सर सहलाने लगी। बाहर जिंदगी और मौत के दरमियान दहशत तारी कर देने वाले हंगामे होंगे, मगर हमारे कैबिन में खामोशी थी। फिर इस खामोशी में बेनी की मुतरन्नम आवाज़ गुनगुनाने लगी। वह मुझे सुलाने के लिए हौले हौले कोई गीत गा रही थी। गीत के बोल उसकी जुबान में थे जिन्हें मैं नहीं समझ सकता था, लेकिन गीत के पीछे मोहब्बत की मिठास को समझ रहा था। एक बहन के मुकद्दस और सुरीले जज्बे थे जो दिल में उतर रहे थे। कैबिन का दरवाज़ा खुला रह गया। बाहर से किसी ने सख्त लहजा में कहा, यहाँ हम सबकी जान पर बनी और इस कैबिन में गीत गाए जा रही हैं। रोमाना उठकर बाहर गई, फिर अपने मुंह पर उंगली रखकर बोली, शोर ना मचाओ, वो अपने बच्चे को लोरी देकर सुला रही है, जाओ यहाँ से। उसने अंदर आकर दरवाजे को बंद कर दिया। हाँ, वो लोरी ही थी जो मेरे दिमाग में ममता का सहर फूंक रही थी। मेरी पैदाइश के बाद मेरी वालदा का इंतकाल हो गया। वो मुझे लोरी देकर सुलाने से पहले ही इस जहां से गुजर गई थी। यानी लोरी का कर्ज बाकी था जिसे बेनी का बहनापा अदा कर रहा था। मैंने बहन को मोहब्बत और अकीदत से देखा, फिर आंखें बंद कर ली। सोच के जरिए रोमाना से कहा, मैं कम से कम 3 घंटे तक सोना चाहता हूँ, जरा होशियार रहना। वो बोली, अपनी नींद का वक्त महदूद ना करो, आराम से सोते रहो। अव्वल तो तुम्हें यहाँ कोई पहचानता नहीं, तुम्हारा कोई जाती दुश्मन नहीं। अगर हुआ भी तो मैं उसे कैबिन में दाखिल होने का मौका नहीं दूंगी। मुझे इत्मीनान हो गया। उसके बावजूद मैंने कहा, रोमाना तुम बेनी से कहो कि मैं सो गया हूँ। तुम तीनों को दूसरे कैबिन में वक्त गुजारना चाहिए। तुम लोगों के जाने के बाद मैं अपने दिमाग को हदायत दूंगा कि मेरी नींद के दौरान कोई इस कैबिन में दाखिल हो तो मेरी आंख खुल जाए। हमें हर हाल में मोहतात रहना चाहिए। रोमाना ने बेनी को आहिस्तगी से बताया कि उसका भाई सो रहा है, अब उन्हें बेनी के कैबिन में वक्त गुजारना चाहिए। वो तीनों उठकर बाहर चले गए। रोमाना ने दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया। मैंने हंसपे मामूल अपने दिमाग को हदायत दी कि मैं आराम से सोता रहूंगा। मुझे रोमाना आकर बेदार करेगी या फिर कोई भी कैबिन में दाखिल हो तो मेरी आंख खुल जाए, और अगर कोई मुदाखलत ना करे तो नींद पूरी होने के बाद आंख खुद ब खुद खुल जाए। हर मुमकिन एहतियात बरतने के बाद सो गया। मुसलसल ख्याल ख्वानी होती रही तो दिमाग थक जाता है। ऐसी थकन के बाद यकीनन गहरी नींद आती है। मैं आराम से सोता रहा। रोमाना मुझे जगाने के लिए नहीं आई। कोई दुश्मन भी कैबिन में दाखिल नहीं हुआ। ऐसी सूरत में मेरी आंख उसी वक्त खुलती जब नींद पूरी हो जाती, और नींद पूरे 9 घंटे के बाद पूरी हुई। आंख खुलते ही मैंने महसूस किया कि ट्रेन फिर तेज रफ्तारी से चलने लगी है। शायद थाईलैंड की हुकूमत ने गोरीलों का मुतालबा तस्लीम करके उनके लीडर और जांबाजों को रिहा कर दिया, इसलिए अब तमाम मुसाफिर बखैरियत अपनी मंजिल की तरफ जा रहे थे। मैं एक अंगड़ाई लेकर उठ बैठा। रोमाना और बेनी वगैरह ने मुझे इसलिए सोते रहने की ढील दे दी थी कि अब किसी किस्म का खतरा न था। मैंने बेनी के दिमाग में झांक कर देखा। वह शर्लक और रोमाना के साथ ताश खेलने में मसरूफ थी। शर्लक ने रोमाना से कहा, भाई तुम क्या सोच रही हो, पत्ता पहन को। बेनी ने हंसते हुए कहा, रोमाना का ध्यान मेरे भाई की तरफ लगा है। शर्लक ने कहा, तुमने फिर रोमाना कहा। तुम्हारे भाई ने समझाया था कि सफ़र के दौरान इन दोनों को एंटोनी और रोजी कहकर मुखातिब करना चाहिए। सॉरी, भूल गई थी, अब मैं रोजी कहूंगी। मैं मुस्कुराते हुए बर्थ पर से उठकर टॉयलेट में चला गया। गुसल करने के बाद बदन हल्का हो गया, दिमाग ताजगी महसूस करने लगा। मैंने अजनबी मेज़बान के भेजे हुए नए जूते और नया सूट पहना, फिर आईने के सामने अपना जायजा लेने लगा। इतने में दरवाज़ा खुल गया। वहाँ रोजी खड़ी थी।
उसने सुनहरे बालों से मैच करती हुई सुनहरे रंग की मैक्सी पहनी हुई थी। मैक्सी पर स्याह और नारंगी रंग के फूलों की छाप थी। वह फूल उसके बदन के नशेब फराज के साथ खेल रहे थे, मगर वो हस्बे आदत फिर अजनबी बन गई। मुझ पर गहरे नीले रंग का सूट जच रहा था, क्योंकि मुझ पर नजर पड़ते ही वो चंद लम्हों तक मुझे देखती रह गई। फिर जल्दी उसने नजरें हटा लीं। अजनबी सी बनकर अंदर आई। मैंने पूछा, तुमने यहाँ आकर मुझे जगाया नहीं? वो बर्थ पर बड़े तकल्लुफ से बैठते हुए बोली, मैं गाड़ी चलने के बाद यहाँ आना चाहती थी, मगर ताश की बाजी अधूरी थी, वो खत्म होने के बाद आई हूँ। मुझे शर्मिंदगी है कि आप मेरा इंतजार कर रहे थे और मैं खेल रही थी। मैं मुस्कुराने लगा। वो आप वाले तकल्लुफ से गुफ्तगू कर रही थी, खुद को एक नई लड़की साबित करने की पूरी कोशिश कर रही थी। मैंने कहा, मुझे भूख लगी है, चलो डाइनिंग कार में चलें। मैंने अपना एक हाथ बढ़ाया ताकि वो मेरे हाथ का सहारा लेकर बर्थ पर से उठ जाए, मगर वो बैठी रही। कहने लगी, मिस्टर शर्लॉक ने कैबिन में खाना लाने का ऑर्डर दिया है। उन्होंने कहा कि मैं आपको जगाऊं और तैयार होने के लिए कहूं। आप तो पहले ही से तैयार हैं। तो फिर चलो बेनी के पास चलती हैं। वो उठकर दरवाजे की तरफ जाने लगी। मैं रास्ता रोककर खड़ा हो गया। ये अजनबियत अच्छी नहीं लगती, मुझे रोमाना का रूप ही पसंद है। मैंने दोनों हाथ फैलाकर कहा, आओ रोमाना। रोमाना? वो हैरत से बोली, उस कैबिन में बेनी ने मुझे रोमाना कहा। मैं रोमाना नहीं हूँ। मैंने हंसते हुए कहा, बहुत अच्छा रोल अदा कर रही हो, मगर मेरी इल्तिजा है कि थोड़ी देर के लिए अदाकारी भूल जाओ। तुम्हें सीने से लगाने के लिए दिल मचल रहा है। मैंने आगे बढ़कर बड़ी नरमी से उसके दोनों बाजुओं को थाम लिया। वो उतनी ही सख्ती से हाथ झटक कर पीछे जाती हुई दीवार से टकराई। दूसरे ही लम्हा उसने अपने गिरेबान में हाथ डालकर छोटा सा पिस्तौल निकाल लिया। खबरदार मुझे हाथ न लगाना, वरना हवस में मारे जाओगे। ट्रेन की रफ्तार से ज्यादा पिस्तौल की गोली अपनी रफ्तार दिखाती है। हवस में मरना मंजूर ना था, और गोली की रफ्तार से ज्यादा सोच की रफ्तार अपना असर दिखाती है। लेकिन मैं सामने खड़ी हुई रोजी की आंखों के रास्ते उसके दिमाग तक ना पहुंच सका, क्योंकि उसकी आंखों पर रोजी की मसनूई आंखों के आईलाइंस चढ़े हुए थे। और जिस रोजी के मेकअप में रोमाना सफर कर रही थी, वो रोजी ना जाने कब की मर खप चुकी थी। मैंने उस अजनबी हसीना के लहजे को याद किया। चूंकि मैं अब तक उसे रोमाना की अदाकारी समझ रहा था, इसलिए अजनबी लबो लहजा पर ध्यान न दे सका। उस वक्त भूल गया था। बहरहाल उस पिस्तौल वाली से बाद में निमट सकता था। मुझे रोमाना की फिक्र थी कि वो कहाँ चली गई। मुझे फौरन उसके पास पहुंचना था। इससे पहले कि मैं रोमाना से दिमागी राब्ता कायम करता, वह हसीना बोल पड़ी, मिस्टर एंथनी, आज तक मुझे कोई हाथ नहीं लगा सका। मुझे यकीन दिलाया गया था कि मैं इस कैबिन में महफूज होंगी, लेकिन तुम मुझे अपनी महबूबा समझकर हद से आगे बढ़ना चाहते हो। मैंने उसके लहजे की डोर को थाम लिया, मगर दूर किसी औरत के दिमाग में पहुंच गया। वो अपने बच्चे का कान पकड़कर उसे डांट रही थी। यानी वो पिस्तौल वाली का अपना लहजा नहीं था, वो अब तक असरार के पर्दे में छुपी थी। मैंने कहा, तुम रोजी नहीं हो। वो बोली, अगर तुम्हारी रोजी होती तो पिस्तौल ना दिखाती। फिर तुम कौन हो? ये बैंकॉक पहुंचकर बताऊंगी। मैंने कहा, हम बैंकॉक तक हम सफर रहेंगे। क्या ही अच्छा होता कि तुम अपने लहजे से बातें करती। वह मुझे घूर कर देखने लगी, कुछ सोच रही थी, फिर बोली, तुम्हारी ये बात मुझे उलझा रही है। कौन सी बात? यही कि मुझे हदायत दी गई है कि मैं अपने मखसूस लहजे में एंथनी से बातें ना करूं, और तुम मेरे मखसूस लहजे की बात कर रहे हो। मुझे बताओ कि मेरे मखसूस लहजा को इतनी अहमियत क्यों हासिल हो गई है? मैंने जवाब दिया, शायद इसलिए कि मैं तुम्हारे लहजे से तुम्हें पहचान लूं। मैं तुम्हें नहीं जानती। क्या तुम्हारे ये असल रूप नहीं है? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या मैं असली आदमी नजर नहीं आ रहा हूँ? वो मुझे गौर से देखती हुई बोली, तुम्हें देखकर मेकअप का शुबा नहीं हो रहा, मगर कभी कभी तुम्हारा लहजा कुछ जाना पहचाना सा लगता है। मैंने जरा मोहतात होकर कहा, शायद हम पहले कभी मिल चुके हों। हमें एक दूसरे को समझना चाहिए। मैं एक सवाल करती हूँ, सिर्फ इतना बता दो, क्या तुम फरहाद हो? मैंने चौंक कर उसे देखा, फिर फौरन ही संभल कर पूछा, फरहाद? कौन फरहाद? क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? वह सख्त लहजे में बोली, मैंने कभी किसी मर्द से दोस्ती नहीं की, बस मुझे कभी कभी तुम्हारा लहजा फरहाद की तरह लगता है। मैंने पूछा, क्या फरहाद कोई ऐसा जुबा है जिसके सामने लहजा बदलकर गुफ्तगू की जाती है? हसीना ने कहा, यही बात मुझे उलझा रही थी कि तुम्हारे सामने आने से पहले मुझे आंखों पर लेंस चढ़ाने और लहजा बदलने के लिए क्यों कहा गया? किसने तुम्हें कहा? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? तुम मेरा असली रूप देखना चाहते हो? वो बैंकॉक में देख लोगे। इसका मतलब यह है कि तुम्हें हदायत देने वाले ये चाहती हैं कि मैं बैंकॉक पहुंचने तक जिंदा रहूं। उसने हाँ के अंदाज में सर हिलाया। मैंने पूछा, तो फिर तुम मुझे गोली कैसे मार सकोगी? हैं? वो गड़बड़ा गई, फिर जल्दी से बोली, मेरे मिजाज के खिलाफ कोई बात होगी तो गोली मार दूंगी, तुम्हारे मिजाज के खिलाफ कोई बात नहीं होगी। ये कहते हुए मैं खिड़की की तरफ जाने के लिए घूम गया। मकसद ये था कि फासला नाप लूं कि मेरी लात कितने फासले से पिस्तौल पर पड़ेगी। फाइटिंग के दौरान एक एक इंच के फासले और एक एक लम्हा का हिसाब बड़ी अहमियत रखता है, और मैं ऐसे हिसाब किताब का आदी हो गया था। मेरी लात तो ठीक उसकी कलाई पर पड़ी। पिस्तौल हाथ से निकलकर बर्थ पर चला गया। जूते की ठोकर पड़ते ही वो तकलीफ से चीख पड़ी। तकलीफ महसूस होने के बाद निहत्ता होने का एहसास हुआ। वो पलटकर कैबिन से भागना चाहती थी, मगर इतनी देर में मैंने उसे बाजू से पकड़कर अपनी आगोश में भर लिया। वो मेरी आगोश से निकलने के लिए खामोशी से जद्दोजहद करने लगी। मैं चाहता था कि वो अपनी आवाज़ अपने लहजे में बोले। उसे बोलने पर मजबूर करने का एक ही तरीका था कि पहले उसके लबों पर मोहर लगा दी जाए।
फिर जैसे बोतल से कॉक उड़ता है उसी तरह उसके लब खुल जाएंगे। जैसे अलिफ लैलवी बोतल में जिन बंद होता है वैसे उसकी आवाज़ कैद हो गई थी। वह सर को झटक कर मेरी गिरफ्त से निकलना चाहती थी, मगर उसका सर मेरे हाथों के शिकंजा में था। मैंने अचानक उसे छोड़ दिया। अचानक ही जलजला आ गया। वह गुस्सा से बेकाबू होकर मुझे मारने और गालियां देने लगी। जलील, कमीने, बदमाश, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुझे मार डालूंगी या खुद मर जाऊंगी। मैंने उसे धक्का देकर बर्थ पर गिरा दिया। फिर बर्थ पर से पिस्तौल उठा लिया। उसके गुस्से से बेकाबू होने वाले लहजे ने बता दिया था कि वो मोना है। वह बर्थ पर गिरने के बाद दोनों हाथों से मुंह छुपाकर रो रही थी। मैं उसकी जिंदगी में पहला जालिम था। मैं क्या करूं? अगर मुझे मालूम हो जाता कि वो मोना है तो मैं उसके गुरूर को कभी ठेस ना पहुंचाता। गलती उसकी थी। एक तो गोली मारने की धमकी दे रही थी, दूसरा पुलिसरार बन रही थी, और मैं किसी भी पुलिसरार हमसफर के साथ बैंकॉक तक का फासला तय नहीं कर सकता। वो रोने के दौरान सोच के जरिए मुझे पुकार रही थी, फरहाद तुम कहाँ हो? कल से मुझे भूले हुए हो, अब तो आ जाओ। इस कमीने को ऐसी दिमागी अजियतें पहुंचाओ कि ये मेरे सामने तड़प तड़प कर मर जाए। मैं सच कहता हूँ, उस वक्त मेरे दिल में उसके लिए बड़ा दर्द पैदा हुआ। मैंने बड़े दुख से सोचा कि अनजाने में सही, मगर एक पारसा लड़की पर मैंने जुल्म किया है। पहले सोचा कि अपनी असलियत जाहिर कर दूं, फिर ख्याल आया उसके एतमाद को ठेस पहुंचेगी। वो बड़े एतमाद से मुझे पुकार रही थी। मैं जो लुटेरा बन चुका था, वादा कर चुका था कि उसे टेलीपैथी के जरिया अपनी तरफ माइल होने पर मजबूर नहीं करूंगा। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, मैं अब तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा, मुझे माफ़ कर दो। वो अपने चेहरे पर से हाथ उठाकर गुस्से से देखने लगी। फिर मुट्ठियां भींचकर बोली, मुझे वो पिस्तौल दो, मैं तुम्हें मार डालूंगी। मैं अभी ये पिस्तौल तुम्हें नहीं दूंगा, मगर मुझे अपनी सफाई में कुछ कहने दो। तुम्हें अपनी इज्जत प्यारी है, मुझे अपनी जान अजीज है। मैं जान बचाने के लिए गुस्से में ऐसी हरकत कर बैठा। तुम खुद ही सोचो, गुस्सा में इंसान सब कुछ भूल जाता है। तुम भी भूलकर अपने असल लहजे में बोल रही हो। वो चौंक कर सोचने लगी, मैं सचमुच अपनी आवाज़ में इतनी देर से बोल रही हूँ। मुझे मास्टर ने समझाया था कि यह सुपर मास्टर का हुक्म है। मुझे अंतोनी के सामने आवाज़ और लहजा बदल कर बोलना चाहिए, मगर क्यों? क्या ये मुझे मेरे लहजे से पहचान रहा है? उसने मुझे सवालिया नज़रों से देखा। फिर उसे जारिहाना अंदाज याद आया। वो गुस्सा से देखने लगी। मैंने कहा, मैं अपनी गलती की मुआफ़ी मांग रहा हूँ। तुम भी अपनी गलती का एतराफ़ करो मादाम जहरीली। वो एकदम से उछलकर खड़ी हो गई। कौन हो तुम? मुझे कैसे पहचान गई? मैं फरहाद का एक जानिसार दोस्त हूँ। जब तुम सिकंदरिया से मास्टर जोरा के साथ कोलालमपुर आ रही थी तो उस तैयारे में मैं भी मौजूद था। तुम्हारे बॉस ने ठीक ही कहा था कि मैं तुम्हारी आवाज़ और लहजे से तुम्हें पहचानूंगा। वो मुझे टटोलती हुई नज़रों से देखते हुए बोली, अच्छा तो इस तैयारे में रोमाना भी थी? और अभी बेनी और तुमने मुझे रोमाना कहा था। इसका मतलब यह है कि तुम्हारे साथ इस कैबिन में रोमाना सफ़र कर रही थी। हाँ, हम दोनों फरहाद को तलाश करने मलाए आए थे। अब बैंकॉक जा रही हैं। अब तुम सचमुच बता दो कि रोमाना को कहाँ गायब किया गया है और तुम उसकी जगह कैसे आ गई? वो बोली, मैंने इस ट्रेन में रोमाना को देखा तक नहीं। मैं अपने कैबिन नंबर 11 में थी। बैंकॉक का एक मास्टर, जिसे मैं सूरज शक्ल से नहीं पहचानती, उसने कोड वर्ड्स के जरिए अपना तारुफ कराया। फिर एक सूटकेस खोलकर रोजी की तस्वीर और मेकअप का सामान मेरे सामने रखते हुए बोला, सुपर मास्टर का हुक्म है, रोजी का मेकअप करो। ये लड़की कैबिन नंबर 4 में एक एंथनी नामी शख्स के साथ सफ़र कर रही थी। उसे हमने गायब कर दिया है, लिहाजा मुझे बैंकॉक तक रोजी का रोल अदा करना होगा। मैं अपनी आवाज़ और लहजे में ना बोलूं, वरना तुम पहचान लोगे। मुकम्मल राजदारी के लिए आंखों पर ये आई लेंस भी चढ़ा दिए गए। इस दौरान मैं उसके जहन को पढ़ता रहा। वो दुरुस्त कह रही थी। मैंने चेहरे पर परेशानी जाहिर की, जैसे सोच रहा हूँ, मगर इतनी देर में मेरी सोच की लहरें रोमाना तक पहुँच गईं। वो बांस की एक झोंपड़ी में एक बिस्तर पर आराम से लेटी हुई थी। मैंने कहा, हेलो रोमाना, तुम कहाँ पहुँच गई? ओह फरहाद, इतनी देर बाद तुम्हें मेरा ख्याल आया है। क्या तुम्हें भी कोई हादसा पेश आ गया था? नहीं, मैं खैरियत से हूँ। तफसीली बातें थोड़ी देर बाद करूँगा। अभी इतना बता दो, तुम्हारे लिए कोई खतरा तो नहीं? फिलहाल खतरा नजर नहीं आ रहा। शायद मैं उसी जंगल में हूँ जहाँ ट्रेन रोकी गई थी। तुम कोई तरने वाला नहीं हो कि जंगल वाले तुम्हें होशो हवास में आसानी से निगल लेते। क्या हुआ था? मैं डाइनिंग कार में कॉफ़ी पी रही थी। पीने के बाद एहसास हुआ कि कोई नींद या खुमार आलूद दवा मेरे हलक से उतर चुकी है। फिर मुझे होश न आया। मैं समझ गया, आराम करो, मैं अभी राब्ता कायम करूँगा। ये कहकर मैं दिमागी तौर से मोना के सामने कैबिन में हाजिर हो गया। वह अब भी मुझे घूर कर देख रही थी। मैंने कहा, मोना, थोड़ी देर पहले तुम मुझ पर फरहाद होने का शुबा कर रही थी। क्या तुम फरहाद से मिल चुकी हो? हाँ, मुझे उसी का इंतजार है। वो सोच के जरिए राब्ता कायम करेगा तो मैं तुम्हें इबरतनाक सजा दिलाऊंगी। तुम शैतान के बच्चे। मैंने हाथ उठाकर कहा, तुम ज्यादती कर रही हो, अपनी गलती को नहीं समझ रही हो। बहरहाल मैं भी इंतजार करता हूँ। मेरा तुम्हारा फैसला वही करेगा। हम सिर्फ इंसान की सूरत को देखते हैं, वो इंसान की नीयत को पढ़ लेता है। और मेरी नीयत ना तो पहले तुम पर खराब थी और ना अब है। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। बेनी की आवाज़ सुनाई दी। मोना ने दरवाज़ा खोल दिया। बेनी ने कहा, भाई चलिए, खाना आ गया है। मोना सामने वाले कैबिन में चली गई। मैंने बेनी को अंदर बुलाकर आहिस्तगी से कहा, देखो ये रोजी है, उसके सामने मुझे फरहाद भाई ना कह देना, ये रोमाना नहीं। अच्छा, वह हैरानी से बोली, फिर कौन है? रोमाना कहाँ है? मैं बाद में सब कुछ बता दूंगा। तुम शर्लॉक को बुलाकर यही समझा देना कि मुझे फरहाद कहकर मुखातिब ना किया जाए। अब चलो। मैं उसके साथ उनके कैबिन में आया।
बेनी ने कहा, शर्लक जरा 1 मिनट मेरी बात सुन लो। शर्लक बाहर चला गया। फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों वापस आकर खाने के लिए बैठ गए। मैंने खाना शुरू करते हुए कहा, शर्लक मैं एक चौंका देने वाली बात कर रहा हूँ। ये जो हमारे सामने रोजी बैठी है ना तो रोजी है ना रोमाना। क्या वाकई? शर्लक और बेनी दोनों ने हैरानी का इजहार किया। मैंने कहा, बेनी मैंने अपने एक दोस्त फरहाद का जिक्र किया था, याद है ना? वो बोली, हाँ, ऐसे अजीबोगरीब शख्स को कौन याद नहीं रखेगा। मगर ये मोहतरमा कौन है? ये मोना है, मेरे दोस्त फरहाद की दोस्त। अच्छा, फिर तो मोना से मिलकर हमें खुशी हो रही है, मगर रोमाना कहाँ है? मैंने कहा, तुम लोगों को उसकी फिक्र होगी, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो लोहे की छालिया है, उसे कोई चबा नहीं सकेगा। मैं बैंकॉक पहुँचते ही दूसरी ट्रेन से वापस उसी जंगल में पहुँचूंगा। मुझे यकीन है कि रोमाना को अगवा करके उसी जंगल में ले जाया गया है। अच्छा, अब मुझे खाने दो। तुम्हें मालूम है कि मैं खाते वक्त बातें नहीं करता। बेनी और शर्लॉक समझ गए कि मैं ख्याल ख्वानी शुरू कर रहा हूँ। मोना चुपचाप सर झुकाए खाने में मसरूफ थी। मैं रोमाना के पास पहुंच गया। वो मेरे इंतजार कर रही थी। राब्ता कायम होते ही बोली, फरहाद मैं इस झोंपड़ी में एक बूढ़ी औरत और उसके जवान बेटे के साथ हूँ। वो नौजवान अभी कह रहा था कि फरहाद राब्ता कायम करे तो उसे इतला दी जाए। गोरीला फौज का एक कमांडर तुमसे ज़रूरी बातें करना चाहता है, उसे बता दो मैं आ गया हूँ। वो अपने कमांडर को बुलाए। वो बिस्तर से उठकर बाहर जाने लगी। उठने के बाद उसका सर जरा चकराने लगा। मैंने पूछा, क्या उस दवा का असर अभी तक है? हाँ, हल्का हल्का सा सुरूर है। मैंने कभी नशा की कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं की, इसलिए ऐसा महसूस कर रही हूँ। थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो जाऊंगी। वो झोंपड़ी के बाहर आई। वो झोंपड़ी के बांसों के झुंड में छुपी हुई थी। इस झुंड पर इक्का दुक्का मुसल्लह गोरीले नजर आ रहे थे। झोंपड़ी के बरामदे में एक पीतल की थाल लटक रही थी। उसके साथ लकड़ी का एक हथौड़ा था। रोमाना ने उस हथौड़े को लेकर थाल पर मारा। ठन की आवाज़ जंगल के सन्नाटे में दूर तक लरजती लहराती चली गई। 1 मिनट बाद एक मुसल्ला जवान बांस की झाड़ियों से गुजरता हुआ रोमाना के सामने आकर अदब से खड़ा हो गया। यस मादाम, अपने कमांडर को इतला दो, राब्ता कायम हो गया है। ऑल राइट मादाम। वो अबाउट टर्न होकर चला गया। रोमाना झोंपड़ी के अंदर कुर्सी पर आकर बैठ गई। मैंने उसे बताया कि उसके अगवा के बाद मोना रोजी के मेकअप में मेरे पास पहुंच गई है। वो मुस्कुरा कर बोली, अल्लाह शक्कर खोरे को शक्कर देता है, मुबारक हो, नई शक्कर बरामद हो गई है। नहीं रोमाना, मैं उसे हाथ नहीं लगाऊंगा। मेरे सामने पारसाई ना जताओ। पारसा मैं नहीं, मोना है। तुम जानती हो जो राजी ना हो, मैं उसकी रजा पर उसे छोड़ देता हूँ। मैंने उसे बताया कि वो किस तरह पिस्तौल तान कर पुरस्रार बन रही थी और मैंने किस तरह उसे असरार के पर्दे से बाहर निकाला और वो रोती हुई फरहाद को पुकार रही थी। रोमाना ने कहा, वो सचमुच अच्छी लड़की है, मगर फिसल जाएगी क्योंकि ऐसे वक्त में तुम्हें ही याद करती है। मैंने इस मौजू से हटने के लिए कहा, तुमने किस बहस में उलझा दिया, हमें मौजूदा सिचुएशन पर बहस करना चाहिए। वो बोली, पहले कमांडर से मुज़ाकरा हो जाए, फिर उसकी रोशनी में बहस होगी। उसी वक्त कमांडर झोंपड़ी में दाखिल हुआ। उसके पीछे 2 मुसल्ला जवान थे। उसने बड़ी नरमी से पूछा, मादाम क्या मिस्टर फरहाद मौजूद हैं? हाँ, अब वो तुमसे बातें करेंगे। कमांडर ने रोमाना के सामने अलर्ट होते हुए अपने जवानों को हुक्म दिया, अलर्ट एंड हैव ए सलूट इन रिस्पेक्ट ऑफ ग्रेट फरहाद अली तैमूर। कमांडर और उसके मुसल्ला मातियत मेरे एजाज में फौजी सलूट अदा कर रहे थे। दूसरे लफ्ज़ों में मुझे मक्खन लगा रहे थे। मैंने कहा, हेलो कमांडर, फरहाद अली तैमूर तुमसे मुखातिब है। उसने बौखलाकर अपने सर को थाम लिया। मैं सोच रहा हूँ यह वाकई मिस्टर फरहाद मुझसे मुखातिब हैं। मैंने कहा, तुम्हारी सोच तुम्हारी नहीं, कहो तो सबूत पेश करने के लिए तुम्हें मुर्गा बना दूं? नहीं, मैंने आपकी टेलीपैथी के मुतल्लिक बहुत कुछ सुना है। आपने सोनिया के जरिए रोमाना में जो कमालात दिखाए हैं उनकी रिकॉर्ड की कॉपियां तंजीम की तमाम शाखों में मौजूद हैं। अच्छा, तो फिर काम की बातें करो। मुझे बताओ कि रोमाना को कैदी क्यों बनाया गया है? बाय गॉड मादाम, कैदी नहीं, ये जिस वक्त चाहें जा सकती हैं। अलबत्ता आपकी ये शिकायत दुरुस्त होगी कि हम मादाम को अगवा करके यहाँ ले आए। आप यकीन करें कि यह सब कुछ गलत फहमी की बिना पर हुआ है। गलत फहमी की वजाहत करो। वो कहने लगा, जनाब ये सिलसिला चांग प्लाजा से शुरू हुआ है। वहाँ रेड पावर के एक बॉस ने सुपर मास्टर के कुत्तों को चांग प्लाजा से भगाने के लिए डायनामाइट के धमाके किए। इब्तदाई धमाके मामूली से थे। मास्क मैन को ये मंजूर न था कि वहाँ की कीमती मशीनें तबाह हो जाएं, इसलिए उन्हें इब्तदाई धमाकों से दहशत ज़दा किया गया। निचली मंजिल की तबाही देखकर वो वहाँ से फरार होने लगे, मगर एक मास्टर हमारे हाथ आ गया। वो चंद लम्हे खामोश रहने के बाद बोला, हम उस मास्टर को अपने ऑपरेशन थिएटर में ले आए। वहाँ दुश्मनों को ऐसी अजियतें दी जाती हैं कि बड़े बड़े शाहजोरों का पित्ता पानी हो जाता है। मास्टर को अपनी तंजीम का राज उगलना पड़ा। हमारा सबसे अहम सवाल ये था कि सिकंदरिया में बायोनिक मैन रसवंती को हासिल करके कहाँ ले जाएगा। मास्टर ने जवाब दिया, सोनिया बायोनिक मैन की गिरफ्त में नहीं आ सकी, वो सिकंदरिया से फरार हो गई है। बायोनिक मैन उसके ताक़ुब में है, रसवंती का कोई पता नहीं। मैंने मास्टर की बातों का यकीन नहीं किया। ये इतला हमें मिल चुकी थी कि बायोनिक मैन और सोनिया चूहे बिल्ली का खेल खेल रही हैं और इस खेल के दौरान रसवंती को चुपचाप सिकंदरिया से बाहर कहीं भेज दिया गया है। हमने मास्टर को मजीद अजियतें पहुंचाई, तब उसने कहा, बताता हूँ, वो जमशेद जिब्रान ने रसवंती को अपने एक मातियत के साथ कोलालमपुर भेज दिया है। अब वो 2 घंटे बाद वज़ीरिया ट्रेन बैंकॉक जाएंगे।
जिब्रान का मातहत एंथनी नामी एक शख्स के मेकअप में है और रसवंती रोजी के बहरूप में उसके साथ रहेगी। कमांडर की बातें सुनकर मैंने पूछा, अच्छा तो तुम रोमाना को रसवंती समझ कर ले गए? जी हाँ, पहले हमें यकीन नहीं था, मगर हमने उस ट्रेन में मास्टरों की तंजीम की एक अहम मादाम जहरीली को देखा। हमारे कैदी मास्टर ने बताया कि मादाम जहरीली ट्रेन में रसवंती पर कड़ी नजर रखने के लिए अपने साथियों के साथ मौजूद रहेगी। ये सब कुछ देखने और यकीन करने के बाद हमने ट्रेन को जंगल में रोक दिया। बज़ाहिर ये मुतालबा था कि हमारे एक लीडर और जांबाजों को रिहा किया जाए, लेकिन हकीकतन इस दुनिया की दो बड़ी तंजीमों का वाहिद और अहम मुतालबा रसवंती है। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर मैं एक मास्टर बनकर मादाम जहरीली के कैबिन में गया। मुझे मास्टर और मादाम के तारफी कोडवर्ड मालूम है। मैंने मादाम जहरीली से कहा, ये कम्युनिस्ट गुरीले रसवंती को अगवा कर सकती हैं, इसलिए हम इस ट्रेन में ही रसवंती को रोजी के मेकअप की बजाय दूसरे मेकअप में छुपा देंगे। सुपर मास्टर को हुक्म है कि मादाम जहरीली बैंकॉक तक रोजी का रोल अदा करे। मैंने कमांडर से सवाल किया, मादाम जहरीली से ये क्यों कहा गया था कि वो अपनी आवाज़ और लहजे में गुफ्तगू ना करे? इसलिए कि मादाम जहरीली सिकंदरिया में जिब्रान के मातहतों से टकरा चुकी थी। हमने सोचा रसवंती के साथ सफ़र करने वाला मातहत जहरीली को उसके चेहरे से, आंखों से, आवाज़ से पहचान लेगा, लिहाजा हमने जहरीली को पुरस्कार बना दिया। इस मकसद के लिए मादाम जहरीली को क्यों इस्तेमाल किया गया? हमने सुपर मास्टर के साथ ऐसा मजाक किया था कि वो पागलपन की हद तक झुंझलाहट में मुब्तला हो जाता। हमारी मालूमात के मुताबिक कैबिन नंबर 4 में रसवंती रोजी बनकर सफ़र कर रही थी। बैंकॉक में सुपर मास्टर के आदमी जब रोजी के मेकअप के पीछे रसवंती को देखना चाहते तो उन्हें अपनी ही मादाम जहरीली नजर आती। मैंने कमांडर से कहा, सुपर मास्टर बेवकूफ़ ना बन सका, तुम ही बेवकूफ़ बनकर मेरी रोमाना को ले गई। मुझे अफसोस है फरहाद साहब कि हमारी ज़ात से आपको तकलीफ़ पहुंची। मैंने कहा, जो कुछ भी हुआ रोमाना को आप बैंकॉक पहुंचा दो, आपका हुक्म सारा आंखों पर। मगर पहले आप हमारे मास्क मैन का पैगाम सुन लें। सुनाओ। ये मास्क मैन की दोस्ताना इतला है कि सुपर मास्टर आपके खिलाफ आपकी लाइलमी में कोई गहरी चाल चल रहा है। कमांडर की बात दुरुस्त मालूम हुई, क्योंकि रसवंती की ख्वाबीदा हालत में ये राज जाहिर हुआ था कि मोना के दिमाग में ख्याल ख्वानी करने वाली तीसरी हस्ती मौजूद रहती है। मैंने पूछा, तुम्हारे मास्क मैन को सुपर मास्टर की किसी चाल का कैसे इल्म हुआ? जनाब, ये मैं नहीं जानता। मास्क मैन ने मुझे आप तक ये इतला पहुंचाने के लिए कहा है कि सुपर मास्टर बज़ाहिर आपको नज़रअंदाज करके सिर्फ रसवंती के पीछे पड़ा है। हकीकत यह है कि वो किसी साजिशी मंसूबे के मुताबिक आपके साथ साथ है। आपको मलाया से निकाल कर बैंकॉक पहुंचाने में उसी का हाथ है। मास्क मैन की इतला मेरे शुबा के मुताबिक दुरुस्त थी। मैंने पूछा, तुम लोगों को कैसे मालूम हुआ कि मैं बैंकॉक में हूँ? यहाँ हमारे पास मादाम रोमाना की मौजूदगी ये साबित कर रही है कि आप एंटोनी के रूप में बैंकॉक जा रही हैं। अगर मादाम को अगवा करने के दौरान हमें ये इतला मिल जाती तो मैं ट्रेन में आपसे ज़रूर मुलाकात करता। बहरहाल मास्क मैन का मशवरा है कि आप बैंकॉक में ज़्यादा क्याम ना करें। सुपर मास्टर किसी गहरी साजिश के तहत आपको वहाँ पहुँचा रहा है। मैं मास्क मैन के इस मशवरा पर गौर करूँगा। वो बोला, जनाब, थाईलैंड का रास्ता हमारे लिए बंद है, हम मादाम को बैंकॉक नहीं पहुँचा सकेंगे। अभी हमारी एक टीम कोलालमपुर जा रही है, हम मादाम को उस टीम के साथ भेज देंगे। चूँकि आप कोलालमपुर नहीं जा सकेंगे, इसलिए मादाम उस टीम के साथ हिंदुस्तान चली जाएंगी। आपके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप मुनासिब समझें तो बैंकॉक से हिंदुस्तान चले जाएं। उम्मीद है आप हमारी मजबूरी को समझेंगे। सोनिया और रसवंती ने भी हिंदुस्तान का कसद किया था। रसवंती मुझे भी वहाँ बुलाना चाहती थी, अपने माँ बाप और बहन को मेरे जरिए हिंदुस्तान से बाहर लाना चाहती थी। क्या यह भी एक इत्तफाक था कि रोमाना को वो लोग उसी देश में पहुँचा रहे थे? नहीं, इत्तफाक नहीं, गहरी साजिश थी। बहुत दूर से जाल बिछाए जा रहे थे कि मैं, सोनिया, रोमाना और रसवंती सब के सब एक जगह जमा हो जाएं। मैंने चंद लम्हों तक गौर किया, फिर जवाब दिया, अच्छी बात है, रोमाना को हिंदुस्तान भेज दो, मैं जल्द वहाँ पहुँच जाऊँगा। थैंक यू मिस्टर फरहाद। और कोई हुक्म? हुक्म नहीं, गुजारिश है कि रोमाना को किसी किस्म की तकलीफ ना पहुँचे। जनाब, हम शिकायत का मौका नहीं देंगे। आपकी अजीज़ हस्ती को हम फूलों की मसनद पर बिठाकर हिंदुस्तान पहुँचाएंगे। शुक्रिया, अब मैं जा रहा हूँ। ओके सो फार। मैं रोमाना के वजूद में पहुंच गया। कमांडर अपने मातहतों के साथ वापस जा रहा था। मैंने रोमाना से कहा, वो बेवकूफ़ ऊंची आवाज़ में मुझसे हम कलाम था, तुमने सारी बातें समझ ली होंगी। हाँ, समझ गई हूँ, मगर उसके बावजूद और भी समझने के लिए बहुत कुछ रह गया है। मसलन ये कि रेड पावर जैसी तंजीम के लिए मुझे बैंकॉक भेजना इतना बड़ा मसला नहीं जैसा कि वो जाहिर कर रही हैं। इस बहाने वो मुझे हिंदुस्तान पहुंचा रही हैं। बहुत खूब रोमाना, तुम बहुत ज़हीन हो। आगे बताओ, तुमने क्या नतीजा अखज़ किया है? ये कि वो ट्रेन रसवंती के लिए नहीं, तुम्हारे लिए रोकी गई थी। वह तुम्हें बराह रास्त छेड़ना नहीं चाहते, इसीलिए मुझे ले आए ताकि मुझे हिंदुस्तान पहुंचाया जाए, तो तुम भी मजबूर होकर मेरी खातिर वहां पहुंच जाओ। तुम ठीक मेरी लाइन पर सोच रही हो। वो बोली, जैसा कि मैं अभी कह चुकी हूँ, वो तुम्हें बराह रास्त छेड़ना नहीं चाहते। मेरी इस बात को अहमियत देकर सोचो कि वो अजनबी मेज़बान तुम्हें बराह रास्त नहीं छेड़ रहा, फिर वो बिल वास्ता छेड़ने वाला अजनबी मेहरबान क्या मास्क में नहीं हो सकता?
उसने बड़ी चौंका देने वाली बात कही थी। मैंने कहा, रोमाना, मैं थोड़ी देर के लिए उस अजनबी मेहरबान को भूल गया था। तुम्हारी बात दिल को लग रही है। ठहरो, जरा मुझे सोचने दो। मैं सोचने के लिए दिमागी तौर से पेनी और शर्लॉक के कैबिन में हाजिर हो गया। मोना खाने से फारिग होकर जा रही थी। मैंने उसे सवालिया नजरों से देखा तो वो बोली, सॉरी, मैं जरा तन्हाई चाहती हूँ, कैबिन में आराम करूंगी। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर चली गई। बेनी ने दरवाज़ा बंद करते हुए रोमाना की खैरियत दरियाफ्त की। मैंने कहा, वो खैरियत से है। रेड पावर का मास्क मैन उसे हिंदुस्तान भेज रहा है। अब रोमाना के लिए मुझे वहां जाना होगा। वो एकदम से उदास होकर बोली, भाई, क्या हम साथ नहीं रह सकेंगे? बेनी, तुम मेरी दास्ताने हयात सुन चुकी हो। सुनना और है, देखना और है। देख लो कि मुझे एक पल का सबात हासिल नहीं। तकदीर मेरी पीठ पर कोड़े मार मार कर इधर से उधर भगाती रहती है। क्या आप रोमाना को हिंदुस्तान से बैंकॉक नहीं बुला सकते? ऐसा हो सकता है, लेकिन रसवंती का खानदान वहां मुसाइब में घिरा हुआ है। वहां मेरा जाना जरूरी है। वो बोली, मैं दुआ करूंगी कि उनकी मुसीबतें दूर हो जाएं और आप मेरे ही पास रहें। मैंने मुस्कुराकर कहा, मैं भी दुआ करूंगा कि तुम्हारी दुआ कबूल हो जाए। अच्छा, अब तुम शर्लक से बातें करो, मैं ज़रा मौजूदा हालात पर गौर करूंगा। मैं बर्थ की पिछली दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। पहले मैंने मोना की सोच पड़ी। वो मेरे कैबिन में थी और उसने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया था। मैंने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। अब उस अजनबी मेहरबान के मुतल्लिक सोचना था। उसने बज़ाहिर हद से ज़्यादा दोस्ती का सबूत दिया। वो चाहता तो उस बंगले में सुबह के वक्त मुझे नींद की हालत में कत्ल कर सकता था। मोटी मुलाजमा के जरिए मेरे खाने में जहर मिला सकता था। ये बातें दोस्ती का मजहर थीं। लेकिन सियासत ये थी कि मुझे कोई नुकसान न पहुंचे और मेरी ज़ात से उसे फ़ायदे पहुंचते रहें। वो कोले रोमाना, वो मुझे बराह रास्त नहीं छेड़ रहा था। मेरी साथी रोमाना को आलाकार बना रहा था ताकि मैं हिंदुस्तान में रसवंती तक पहुंचूं और वो मेरे जरिया रसवंती तक पहुंच जाए। एक सवाल यह है कि अजनबी मेहरबान को यह तला कैसे मिली कि हिंदुस्तान में रसवंती के रिश्तेदारों को नज़रबंद रखा गया है। नज़रबंदी की खास और अहम राज को सिर्फ वहां की सरकार जानती थी। चूंकि उस देश में रेड पावर का असर है, इसलिए मास्क मैन वहां के सरकारी राज को जानता है। मास्क मैन जानता है कि रसवंती अपने माँ बाप और बहन की रिहाई के लिए वहां पहुंचेगी तो सोनिया उसे 1000 पर्दों में छुपा कर रखेगी। लिहाजा फरहाद को भी वहां पहुंचाया जाए। मास्क मैन वहां भी फरहाद का अजनबी मेजबान और दोस्त बनकर मालूमात हासिल करता रहेगा। कहीं ना कहीं तो दोनों टेलीपैथी जानने वालों की मुलाकात होगी। जब भी वो किसी एक मुकाम पर यकजा होंगे, उन्हें गूंगे और बहरे शिकंजों में जकड़ लिया जाएगा। मौजूदा हालात का इस तरह तज्जिया करने से वो अजनबी मेज़बान यकीन की हद तक मास्क मैन नजर आ रहा था। वो बड़ी मोहब्बत और खूबसूरती से मुझे ट्रैप कर रहा था। एक बात समझ में आई, उसने मुझे अपने बंगले में मेज़बान बनाकर चांग प्लाजा की इमारत से दूर रखा ताकि रेड पावर को दोबारा उस इमारत का कब्जा आसानी से मिल जाए। उन्होंने 2-4 धमाके वहां किए, सुपर मास्टर के आदमियों को वहां से भगाया और अब वो फिर वहां के मालिक थे। उसी ने मुझे इतला दी थी कि चांग प्लाजा में मेरी पसंद मोना खतरे में है और मैंने मोना को वहां से हटा दिया। यानी वो मास्क मैन मेरे आसपास रहने वाले साथियों से फायदा उठा रहा था। वहां मलाया में मेरी साथी रोमाना रही, मोना रही और वॉन दे का ख्याल आते ही मैंने उसे दिमागी राब्ता कायम किया। फिर एकदम से दिल दुखने लगा। उसका दिमाग मौत की तारीकियों में गुम हो चुका था। वो अचानक कैसे मर गया? वो तो अच्छा खासा सेहतमंद था, अपने बीवी बच्चों के साथ वक्त गुजार रहा था। चंद सेकंड के लिए मेरे अंदर मातबी सकूत तारी रहा। उसके बीवी बच्चों के जहन तक ना पहुंच सकता था क्योंकि कभी उनसे राब्ता नहीं रहा। मलाया में रेड पावर का एक अहम आदमी मेरी सोच के शिकंजे में आ सकता था और वो था चांग शीका। मैं उसके दिमाग में पहुंच गया। वो जहां पहुंचा हुआ था उसकी तवक्को मैं कर नहीं सकता था। वह कमबख्त मलाया के जंगल में रोमाना के साथ सफर कर रहा था। रेड पावर की जो टीम रोमाना को कोलालमपुर और फिर हिंदुस्तान पहुंचाने वाली थी, चांग शीका उसी टीम का लीडर था। वह जंगल के कच्चे रास्ते पर जीप ड्राइव कर रहा था। उसके साथ वाली सीट पर रोमाना बैठी थी और पीछे मुसल्ला जवान बैठे हुए थे। चांग शीका रोमाना के मुतल्लिक ललचाकर सोच रहा था। मास्क मैन के हुक्म के मुताबिक रोमाना को हाथ लगाने और उसके मजाज के खिलाफ कोई बात बोलने की ममानियत थी, इसलिए वो अपने दिल पर जबर कर रहा था। मैंने रोमाना को मुखातिब किया, हेलो रोमाना, ये चांग शीका तुम्हारा हमसफर बन गया है। हाँ, अभी तुम्हारे मुतल्लिक बकवास कर रहा था। क्या कह रहा था? कह रहा था कि तुमसे मुकाबला करने की हसरत है। अगर तुम टेलीपैथी का हथियार इस्तेमाल ना करो तो वो अपने दोनों हाथों से तुम्हारा भुर्ता बना दे। मैं उसे अपनी हसरत पूरी करने का मौका दूंगा। एक बुरी खबर सुनो, बेचारा वॉन्डे मर गया है। वो अफसोस करते हुए बोली, ओ गॉड, मे ही बी इन पीस। कैसे मर गया? यही तो मालूम करने के लिए मैं चांग शीका के दिमाग में पहुंचा तो उसके साथ तुम नजर आ गई। मेरा ख्याल है वो बेचारा रेड पावर के हाथों मारा गया है। ठहरो, मैं मालूम करती हूँ। ये कहकर उसने चांग शीका को मुखातिब किया, तुम मेरे अलावा फरहाद के और कितने साथियों को देख चुके हो? उसने जवाब दिया, मैं फरहाद के तमाम साथियों को जानता हूँ, लेकिन उस रात चांग प्लाजा में मुझे तुम्हारी और वॉन्डे की मौजूदगी की इत्तला मिली थी। वॉन्डे कहाँ है? ये तुम मुझसे पूछ रही हो जबकि वो तुम लोगों के साथ था। हमने उसे पेनोंग वापस भेज दिया था, फिर वो पेनोंग में होगा। चूंकि वो फरहाद के साथ रह चुका है इसलिए मास्क मैन उसे हमेशा नजरों में रखेगा, मगर मैं नहीं जानता। तुम फरहाद से पूछ लो।
रोमाना ने मुझसे पूछा। कैसे बता दूं कि वो मर गया है? नहीं, मैं चियांग शिका के चोर ख्यालात पढ़ रहा हूँ। वह सचमुच वॉन्दे के मुतल्लिक कुछ नहीं जानता। मैं उसकी मौत का सबब मालूम करने की फिक्र में हूँ। तुम बेफिक्र हो, मैं चियांग शिका को तुम्हें हाथ भी नहीं लगाने दूंगा। तुम बेफिक्र हो, चियांग शिका तुम्हें हाथ भी नहीं लगाएगा। मास्क मैन ने उसे सख्ती से मना किया है। वो बोली, तुम्हारा क्या ख्याल है फरहाद? अगर मास्क मैन उसे मना करता तो वो मुझे मोम की तरह पिघला देता। नहीं मेरी जान, तुम लोहे का चना हो, वो चबा नहीं सकेगा। अच्छा, मैं फिर आऊँगा। मैं उसके दिमाग से निकलकर सोचने लगा। मुझे किसी न किसी जरिया से वॉन्दे की मौत का सबब मालूम करना था। अचानक याद आया कि मैंने टाइगर को जंगल की खुफिया ज़मीन 2 अड्डे का इंचार्ज बनाया था। शायद वॉन्दे ने अपनी मौत से पहले टाइगर से राब्ता कायम किया हो। यह सोचते ही मैं टाइगर के दिमाग में पहुंच गया। मैं बड़ी जिद्दोजहद के बाद खुफिया ज़मीन 2 अड्डे का मालिक बन गया था। इरादा था कि कभी कभी वहां जाकर वक्त गुजारूंगा, लेकिन टाइगर की सोच पढ़कर मालूम हुआ कि वहां दूसरे नामालूम लोग घुस आए हैं और टाइगर उनका महकूम और वफादार बनकर उस अड्डे के मुत्तल्लिक उन्हें मालूमात पहुंचा रहा है। मैं टाइगर के जरिया नामालूम अफराद के दिमागों तक ना पहुंच सका, क्योंकि सब गूंगे बने हुए थे। उनमें एक शख्स कागज़ पर लिखकर सवालात करता और टाइगर जवाब देता। जब मैं वहां पहुंचा तो टाइगर से आखिरी तहरीरी सवाल किया गया। टाइगर की सोच ने उस आखिरी सवाल को पढ़ा। लिखा था, अब तुम मरने से पहले अपनी आखिरी ख्वाहिश बयान करो। वो मौत के डर से घिघियाने लगा। मुझे न मारो, मैंने यहाँ के मुतल्लिक सारी बातें सच सच बता दी हैं। मैं आइंदा भी तुम लोगों का वफादार बनकर रहूंगा। मुझे आजमा कर देख लो। उसके सामने खड़े हुए शख्स ने एक कागज़ पर कुछ लिखा, फिर उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसकी सोच ने पढ़ना शुरू किया। बेशक तुम वफादार हो। जब हमने वॉन्दे के नन्हे से बच्चे को उल्टा लटकाकर पानी में बार बार डिबोया था तो उसने भी वफादार रहने का अहद किया था। मगर अफसोस, हम किसी भी ऐसे शख्स को जिंदा नहीं रख सकते जिसके सोच के जरिया फरहाद हम तक पहुंच जाए। टाइगर ने वो तहरीर पढ़ने के बाद सर उठाकर कुछ कहना चाहा। उसी वक्त ठाएं ठाएं की आवाज़ सुनाई दी और उसकी सोच मुझसे कटकर मौत के गले लग गई। मैंने एक हाथ से अपना सर थाम लिया। मैं गुस्से को हराम समझता हूँ, मगर मुझे गुस्सा आ रहा था। मास्क मैन ने अजनबी मेहरबान का रोल अदा करके मुझसे खूब फायदे उठाए थे। चियांग प्लाजा को दोबारा हासिल किया था और मेरे एक बहुत ही अहम खुफिया अड्डे पर काबिज हो गया, और अब हिंदुस्तान में मेरे जरिया रसवंती को हासिल करना चाहता था। मैंने रोमाना के पास पहुंचकर उसे बताया कि मास्क मैन ने दोस्त बनकर कैसी शातिराना चालें चली। मेरे खुफिया अड्डे पर काबिज होकर मुझे मलाया से बाहर निकाल दिया। वहां की फौजी नाकाबंदी के बायस मैं वापस नहीं जा सकता। इंतकामन मास्क मैन को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि अभी रोमाना उनके घेरे में है। रोमाना ने कहा, और तुम नुकसान पहुंचा भी कैसे सकते हो? सोच के जरिए सिर्फ चियांग शिका और उस कमांडर को नुकसान पहुंचा सकते हो। और हाँ, मैं तो बताना ही भूल गई, वो कमांडर भी हमारी इस जीप में पीछे बैठा हुआ है। यानी उसे गोरिल्ला फौज से हटा दिया गया है ताकि तुम उसके जरिए तमाम गोरिल्ला फाइट करने वालों तक ना पहुंच जाओ। ये मास्क मैन मेरी तवक्को से ज्यादा शातिर निकला। कोई बात नहीं फरहाद, तुम टेलीपैथी जाने के बावजूद मजबूर थे। वो तुम्हारी लाइल्मी में चालें चलता रहा। मैंने तायद में सर हिलाकर कहा, अब मेरी चाल शुरू होगी। मैं मास्क मैन को महसूस नहीं होने दूंगा कि उसे अजनबी की हैसियत से पहचान चुका हूं। मैं दोस्त बनकर उसकी चालों से वापस कर दूंगा। क्या इरादे हैं? मैंने कहा, तुम हिंदुस्तान पहुंचकर चियांग शिका की टीम से बिछड़ जाओगी। मैं हिंदुस्तान की जुबान और वहां की तहजीब को नहीं समझ सकती हूँ। वहां खुद को छुपाना मुश्किल हो जाएगा। देखो, तुम चियांग शिका से कहोगी कि फरहाद हिंदुस्तान में नेपाल के एक शहर खटमंडू में मुलाकात करेगा। इस तरह तुम्हें यकीनन खटमंडू पहुंचा दिया जाएगा। वहां मगरबी ममालिक से सैकड़ों हजारों की तादाद में हिप्पी लड़कियां आती हैं। तुम हिप्पी के रूप में छुप जाओगी। मैं तुम्हें गाइड करता रहूंगा। क्या तुम नहीं आओगे? अभी मैं यकीन से नहीं कह सकता। अगर बहालत मजबूरी वहां जाना पड़ा तो किसी की आंख मुझे पहचान नहीं सकेगी। ठीक है फरहाद, अब बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। अच्छा, अब मैं जा रहा हूँ। फिर किसी वक्त तुम्हारे पास पहुँच जाऊँगा। मैं वापस आ गया। फिर मैंने आंखें खोलकर देखा। मेरे सामने वाले बर्थ पर बेनी और शर्लाक खामोशी से बैठे मुझे देख रहे थे। मेरी आंख खुलते ही दोनों मुस्कुराने लगे। मैंने हंसते हुए कहा, अरे तुम दोनों इतनी देर से खामोश बैठे हो? ये बेनी कह रही थी कि बातें करने से तुम्हारी ख्याल ख्वानी में गड़बड़ होगी। बिल्कुल नहीं। टेलीपैथी जाने वालों की खासियत यह होती है कि हंगामों के दौरान भी अपनी सोच को किसी एक दिमाग पर मरकूज कर देते हैं। तुम आराम से बातें करो, अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ। मैं जा रहा हूँ। ये कहकर मैंने आंखें बंद कर लीं। मोना के पास पहुंच गया। वो अपनी दानिस्त में सुपर मास्टर के हुक्म के मुताबिक एंथोनी के कैबिन में आकर फंस गई थी और बैंकॉक पहुंचने तक बेचैनी से वक्त गुजार रही थी। मैंने उसे मुखातिब किया तो वो उछलकर बर्थ पर उठ बैठी। फरहाद, ओ फरहाद, तुम कहाँ रह गए थे? मैं तुम्हारे कहने के मुताबिक सुपर मास्टर के अहकामात की तामील कर रही हूँ, मगर अब मुझसे ये नहीं होगा। तुम मुझे इस मनहूस कैबिन से निकालो। मैंने अनजान बनकर पूछा, क्या हुआ? तुम किस कैबिन की बात कर रही हो? तुम्हारी सोच से पता चल रहा है कि किसी ट्रेन में सफ़र कर रही हो। मुझे अपने हालात बताओ। उसने वही बातें बताई जो मुझे मालूम हो चुकी थीं। फिर वो ये कहते कहते रुक गई कि एंथोनी ने उसके हाथ से पिस्तौल गिराने के बाद क्या सलूक किया था। मैंने पूछा, क्या हुआ? तुम रुक क्यों गई? मैं क्या बताऊं? हमारी तहजीब में ये मायूब नहीं, मगर मैं मायूब समझती हूँ। उस बदमाश ने ज़बरदस्ती। मोना, तुम मामूली सी बात को इतनी अहमियत दे रही हो। ये मामूली बात नहीं। मेरे लबों तक आज तक कोई नहीं पहुंच सका।
तुम्हें इस दौर में पैदा नहीं होना चाहिए था। ताज्जुब है तुम इतनी खतरनाक तंजीम में रहकर खुद को कैसे बचाए रखती हो। सुपर मास्टर के अहम अहकामात में से एक हुक्म यह है कि कोई मुझे हाथ न लगाए। एक तरफ उसने ऐसा हुक्म दिया, दूसरी तरफ तुम्हें एंथनी के कैबिन में भेज दिया। ये दोगली पॉलिसी है। वो बोली, मैं हैरान हूँ, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। जब मैं किसी मर्द के करीब गई मेरी हिफाजत खास तौर से और खुफिया तौर से होती रही। सुपर मास्टर खुद चाहता है कि मेरा हुस्न और मेरा जिस्म अछूता रहे। पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई मुझे एंथोनी की ज्यादती से बचाने नहीं आया। मेरी बात समझो मोना, तुम्हारे साथ दोहरी चाल चली जा रही है। तुम्हें जानबूझकर मलाया भेजा गया ताकि किसी तरह तुमसे मेरा सामना हो जाए और मैं तुम्हारे हुस्न और शबाब को देखकर अपना दिल हार जाऊं, तुमसे दोस्ती कर लूं। दोस्ती तो हो ही चुकी है। आप जानती हो कि हमारी दोस्ती से सुपर मास्टर को क्या फ़ायदा पहुंच रहा है। मुझे बताओ, मैं जानना चाहती हूँ। मैंने कहा, सुपर मास्टर के पास कोई टेलीपैथी जाने वाला शख्स है जो चुपचाप तुम्हारे दिमाग में मौजूद रहता है और तुम्हारे दिमाग से मेरी बातें सुनकर मेरे मुतल्लिक मालूमात हासिल करता रहता है। क्या वाकई? हाँ, शायद इस वक्त भी वो हमारी बातें सुन रहा है। वो अपना सर थाम कर बोली, मैं क्या करूँ? क्या तुम उस टेलीपैथी जाने वाले की सोच तक नहीं पहुँच सकते? मैं नहीं पहुँच सकता, मगर रसवंती पहुँच जाएगी। उसे योगा आर्ट में महारत हासिल है। वह तुम्हारे दिमाग से उस टेलीपैथी जाने वाले को निकाल देगी, बल्कि उसे इस दुनिया से बाहर निकाल देगी। तो फिर रसवंती को बुलाओ, वो कल सुबह मुझसे राब्ता कायम करेगी। अच्छा ये बताओ, मैं इस कैबिन में एंथोनी के साथ कैसे वक्त गुजार सकती हूँ? सुना है कि ट्रेन कल सुबह बैंकॉक पहुँचेगी। फिक्र न करो, एंथोनी मेरा वफादार है। अभी मैं उसे समझा देता हूँ, वो तुम्हारे मिजाज के खिलाफ कोई बात नहीं करेगा। शुक्रिया, तुम्हारी बातों से मुझे हौसला हो रहा है। क्या तुम बैंकॉक में हो? मैं कहाँ हूँ ये बता नहीं सकता। तुम्हारे दिमाग में छुपा हुआ जासूस सुन लेगा। क्या ये काफ़ी नहीं कि तुमसे दूर होकर भी तुमसे करीब हूँ? हाँ, मगर पता नहीं क्यों मैं खुद को तन्हा तन्हा महसूस करती हूँ। तुम आते हो तो लगता है जैसे सारी दुनिया मेरे साथ है। किसी भी औरत के ऐसे एहसासात सिर्फ अपने मर्द के लिए होती हैं। तुम गौर करो, मैं जा रहा हूँ। मेरी बात सुनकर उसे ख्याल आया कि उसने अपने एहसासात बताकर नादानिस्तगी में अपने दिल की बात कह दी है। वो एकदम से झींककर घबराने लगी। घबराहट इस बात की थी कि वह अपने ज़ब्त और इख्तियार के बावजूद बेख्तियार मेरी तरफ झुकी जा रही थी। फिर वह संभल कर बोली, तुम मेरे एहसासात को गलत रंग दे रहे हो। मैं आम औरतों के अंदाज में तुम्हारे मुतल्लिक ना सोचती हूँ, ना कभी सोचूंगी। सुन रहे हो ना? मैं खामोश रहा। उसने बार बार आवाज़ दी। फिर उसे यकीन हो गया कि मैं जा चुका हूँ। वो एक गहरी सांस लेती हुई बर्थ पर लेट गई। सोचने लगी कि मेरे मुतल्लिक नहीं सोचेगी, वरना मैं अचानक उसके दिमाग में पहुंचकर उसके ख्यालात पढ़ लूंगा। उस वक्त उसकी सोचें कुछ ऐसी ही थीं। मैं बैंकॉक पहुंचकर सुपर मास्टर से शिकायत करूंगी कि मुझे एंथोनी के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। चोर ख्यालात ये थे, वहां बैंकॉक में फरहाद से मुलाकात हो सकती है। वो जहन को झटक कर सोचने लगी, मुझे सुपर मास्टर के मुतल्लिक सोचना चाहिए। चोर ख्यालात। फरहाद ने बताया कि सुपर मास्टर का जासूस मेरे दिमाग को पढ़ता रहता है। यकीनन उस जासूस ने सुपर मास्टर को बताया होगा कि मैं फरहाद के लिए काम कर रही हूँ, उसकी दोस्त बन गई हूँ। हाय, उसकी दोस्ती से क्या एजाजी फ़ख्र हासिल होता है। सारी दुनिया को एक पलड़े पर रखो और उसकी दोस्ती को दूसरे पलड़े पर, तो उसकी दोस्ताना शख्सियत से दिल का पलड़ा झुक जाता है। मैं मुस्कुराता हुआ उसके दिमाग से निकल आया। दुनिया का हर इंसान सोच की नगरी में भटकता है, वक्तन फ़वक्तन बेख्याली में चोर ख्यालात की रोह में बहता चला जाता है। मेरी बात को एक आम आदमी यूँ समझ सकता है कि आदमी के दिमाग में एक हाजिर सोच होती है और एक गायब सोच। यानी हाजिर सोच के दौरान हम हाजिर दिमागी से सोचते और काम करते रहते हैं, और गायब सोच हमें गायबाना तौर पर बहलाकर किसी और दुनिया में ले जाती है, जिसे हम जागती आंखों का ख्वाब कहते हैं। बहरहाल मैंने उसे गायब सोच की रोह में बहने के लिए छोड़ दिया। यहाँ मैं अब तक अपने मौजूदा हालात को समझने और उनसे निमटने का तरीक़ाकार सोचने में इस कदर मसरूफ़ रहा कि सोनिया और रसवंती की तरफ ना जा सका। उनकी तरफ से ज़रा इत्मीनान इसलिए था कि रसवंती की ख्याल ख्वानी ने मुझे ताकत पहुँचाई थी। मुझे यकीन था कि वो खुद को और सोनिया को दुश्मन से महफूज रख सकेगी। फिर यह कि मेरी मालूमात के मुताबिक बायोनिक मैन न्यूयॉर्क की तरफ गया था। सिकंदरिया में शाम के 6 बजने वाले थे। जब मैं रसवंती के दिमाग में पहुंचा तो वो ज़ेर लब मुस्कुराने लगी। खुद ही मुझे मुखातिब किया, क्यों फरहाद, अभी मेरी याद आई है। मैंने एक गहरी सांस लेकर कहा, पता नहीं तुम्हारी टेलीपैथी कब वापस आएगी। अगर तुम मेरे ख्यालात पढ़ सकती तो पता चल जाता कि मैं यहाँ किस कदर मसरूफ़ रहता हूँ। अब मैं रसवंती से बातें करने के दौरान मोहतात रहता था कि मेरी गायब सोच या चोर सोच उभरने ना पाए। फिर उसे राब्ता ख़त्म करने के बाद मेरी यही ख्वाहिश होती कि हम वक्त अंग्रेज़ी ज़ुबान में सोचता रहूँ। इस तरह रसवंती मेरे चोर ख्यालात तक नहीं पहुँच सकती थी। वो बोली, मैं जानती हूँ तुम्हारी मसरूफियात लड़कियों तक महदूद रहती है। मैंने कहा, तुम जो चाहे समझ लो, अभी तो मुझे अपना प्रोग्राम बताओ। मैं तुम्हें बताने के लिए ही बेचैनी से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। मैं सोनिया के साथ हिंदुस्तान जा रही हूँ, तुम भी आ जाओ। हाँ, तुमने सोनिया से वादा किया था कि मुझे हिंदुस्तान बुलाकर उससे मिलाओगी। हाँ, यही समझ लो। कब वहाँ पहुँच रही हो? कोई ज़रूरी तो नहीं है कि मैं तुम दोनों की ख्वाहिश के मुताबिक वहाँ पहुँच जाऊँ। क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगे? तुम्हें मुझसे नहीं, जिब्रान से अपनी बातें मनवाने का हक है। रकाबत से जलकर बोल रहे हो? रकाबत का सवाल ही पैदा नहीं होता। तुमसे सिर्फ दिमागी राब्ता है। दिल की दुनिया से मैं तुम्हें निकाल चुका हूँ। मैंने साफ महसूस किया कि उसके दिमाग को हल्की सी ठीस पहुंची है। इसी आम तौर पर दिल को ठीस पहुंचना कहती हैं।
वह जबरन मुस्कुराकर बोली, ये मेरे लिए खुशखबरी है कि मैं तुम्हारे दिल की काल कोठरी से निकल चुकी हूँ, मगर उसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे और सोनिया को हिंदुस्तान में तनहा छोड़ दो। वहाँ हम पर न जाने कैसी कैसी मुसीबतें नाजिल होंगी। मैं जानता हूँ रसवंती, वहाँ तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारी बहन वसंती को नज़रबंद रखा गया है ताकि तुम उनकी रिहाई के लिए वहाँ आने पर मजबूर हो जाओ। रसवंती ने चौंक कर पूछा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि वहाँ मेरे लहू के रिश्तों को कैद किया गया है? यहाँ मेरे साथ भी यही साजिश हो रही है। मैंने मास्क मैन के एक बॉस की सोच पढ़ी है। उसके जरिए इल्म हुआ कि मेरे पास से रुमाना को अगवा इसलिए किया है कि उसे हिंदुस्तान पहुंचाया जाए। इस तरह उसके पीछे मैं भी वहां पहुंच जाऊं। देखो, उनकी साजिश ये है कि हम सबको एक जगह जमा किया जाए। हम किसी एक जगह आसानी से उनकी गिरफ्त में आ सकेंगे। ओह, मैं नहीं जानती कि तुम्हारे साथ भी ऐसी कोई साजिश हो रही है। अब तुमने क्या सोचा है? यही कि तुम्हें हिंदुस्तान नहीं जाना चाहिए, मगर मेरे माँ बाप और बहन, उन्हें मैं तुम्हारे पास पहुंचा दूंगा। तुम वहां तन्हा जाओगे और मैं यहाँ बेचैन रहूंगी कि पता नहीं वहां तुम पर क्या गुजरती होगी। वो बड़ी मासूमियत से अपनी टेलीपैथी का राज छुपा रही थी। मैंने कहा, मैं वहां पहुंचकर तुमसे दिमागी राब्ता रखूंगा। नहीं फरहाद, ऐसा करो, मैं हिंदुस्तान जाऊंगी और तुम दूर रहकर ख्याल ख्वानी के जरिए मेरी रहनुमाई करोगे। ख्याल ख्वानी वाले को दुश्मनों के टारगेट से दूर ही रहना चाहिए। मैंने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, अच्छी बात है, तुम कब जा रही हो? मैं, सोनिया, मरियम और सलोमी सभी सफ़र के लिए तैयार बैठी हैं। जिब्रान की तरफ से किसी वक्त भी इतला मिलेगी और हम रवाना हो जाएंगे। हम अभी नहीं कह सकते कि खुश्की, बहरी और फिजाई रास्तों में से कौन सा रास्ता हमारे लिए खुलेगा। अच्छा, मैं ज़रा वहाँ के मास्टर के पास पहुँच कर देखता हूँ कि बायोनिक मैन कहाँ पहुँचा हुआ है। मैं सिकंदरिया के उस मास्टर के दिमाग तक पहुँच गया जो टीवी स्क्रीन पर बायोनिक फरहाद को सोनिया की बू पर दौड़ते हुए देखता रहा था और ट्रांसमीटर के जरिए उससे बातें करता रहता। वो मास्टर अपने मुल्क के सफ़ीर से गुफ्तगू कर रहा था, जनाब, मुझे ये बताया जाए कि बायोनिक फरहाद का राब्ता हमसे क्यों तोड़ दिया गया? जहाँ तक हमारा ख्याल है हमने कोई गलती नहीं की। सफ़ीर ने कहा, गलती हो चुकी है। पहली गलती तो ये कि मंसूरी री का दिमाग रसवंती का शिकार हो गया। हमने मंसूरी री से बायोनिक का राब्ता ख़त्म किया, लेकिन तुम लोग ये भूल गए कि रसवंती ने टीवी और ट्रांसमीटर वाले राब्ते को समझ लिया। वह तुम लोगों के दिमागों तक पहुंच गई। यही वजह कि सोनिया ने न्यूयॉर्क की तरफ जाने का फ़रेब दिया। फ़रेब? मास्टर ने हैरानी से पूछा। हाँ, सोनिया और रसवंती न्यूयॉर्क नहीं गई हैं। उससे आगे मैं खुद नहीं जानता। उसकी बात सुनते ही मैंने बायोनिक मैन के खास डॉक्टर के दिमाग की तरफ छलांग लगाई। वह न्यूयॉर्क के एक रिहाइशगाह में कॉफ़ी पीते हुए सोच रहा था, माय गॉड, इतना लंबा सफ़र और इस बुढ़ापे में थकन से बदन टूट रहा है। मैंने उसकी सोच में सवाल किया, बायोनिक मैन भी थक गया होगा। लानत है बायोनिक मैन और सोनिया पर। मुझसे कहा गया था कि सोनिया हमसे आगे जाने वाले तैयारे में सफ़र कर रही है और बायोनिक मैन एक अजनबी के मेकअप में मेरे साथ तैयारे में कहीं मौजूद है। मगर सोनिया पेरिस, लंदन और न्यूयॉर्क में नहीं मिली। गुस्सा मुझे इस बात पर है कि मुझे क्यों थकाया गया। न्यूयॉर्क पहुंचकर मालूम हुआ कि बायोनिक मैन मेरे साथ आया ही नहीं, वह सिकंदरिया में ही है। उसकी झुंझलाहट को पढ़ते यक बयक खतरे का एहसास पड़ गया। मैं पूरी हाजिर दिमागी से सोचने लगा कि अगर बायोनिक मैन सिकंदरिया में मौजूद है तो मुझे मालूम होना चाहिए कि वो किस जगह और क्या कर रहा है। मास्टर और उसके मुल्की सफ़ीर और डॉक्टर के दिमागों को पढ़ते पढ़ते ऐसी 1 घंटा गुजर चुका था। मैंने सोचा फिर एक बार सफ़ीर के चोर ख्यालात को पढ़ने की कोशिश की जाए, मगर बेसूद। वो सचमुच बायोनिक मैन से बेखबर था। अचानक मंसूरी री का ख्याल आया, शायद उसे कुछ मालूम हो सके। अगरचे उसे बायोनिक मैन से अलग कर दिया गया था, ताहम डूबते को तिनके का सहारा होता है। मैं उसके पास पहुंच गया। वह बहरी जहाज की रेलिंग के पास खड़ी शीशे के सागर से शराब की चुस्की ले रही थी। उसकी नज़रें साहिल पर बायोनिक फरहाद को तलाश कर रही थी। वह जहाज की सीढ़ियाँ तेजी से तय करता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। मैंने मंसूरी री की सोच में सवाल किया, बायोनिक फरहाद से मेरा राब्ता तोड़ दिया गया था, फिर ये राब्ता कैसा? इस सवाल का मुझे खातिर ख्वाह जवाब मिल जाता, लेकिन बायोनिक मैन उसके पास पहुंच गया। उसने पूछा, कहाँ है सोनिया? मेरे दिमाग को एक झटका सा लगा। वह सोनिया की शारक तक पहुंच गया था। मंसूरी री ने हाथ उठाकर कैबिन नंबर 5 की तरफ इशारा किया। बायोनिक मैन तेज नजरों से उस कैबिन को देखने लगा। मंसूरी री की सोच बता रही थी कि बायोनिक मैन की निगाहों के सामने ठोस दीवारें ट्रांसपेरेंट हो जाती हैं। वह दीवार की दूसरी तरफ सोनिया को देख रहा है। फिर बायोनिक मैन ने खुश होकर कहा, हाँ, सोनिया ऊपरी बर्थ पर एक सूटकेस रख रही है। उसके साथ एक लड़की साड़ी पहने हुए है और वो रसवंती है। थैंक यू मंसूरी री। मैं चंद सातों तक ज़रा बदहवासा रहा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि बायोनिक मौत इतनी जल्दी इस तरह खिलाफे तवक्को सोनिया और रसवंती तक पहुंच जाएगी और मुझे कुछ सोचने का भी मौका नहीं मिलेगा। अब सोनिया और रसवंती के भी बदहवास होने की बारी थी। अभी तक वो दोनों बायोनिक मैन की आमद से बेखबर थी। सोनिया कैबिन के अंदर सामान सलीके से रख रही थी। रसवंती एक बर्थ पर लेटी हुई थी। कैबिन की 4 दीवारी में बड़ा ही सुकून और इत्मीनान था। तूफान की आमद से पहले समुंदर की लहरें भी बड़ी पुरसुकून नजर आती हैं। पता नहीं उस बहरी जहाज में कैसा तूफान आने वाला था। मैं अब तक मंसूरी री की दिमागी आंखों से यह सब देख रहा था। ऐसी सिचुएशन में मुझे मजबूरन रसवंती के पास पहुंचकर उसे खतरे से आगाह करना चाहिए था,
ताकि सोनिया पूरी तरह मोहतात हो जाती। लेकिन मैं एक लम्हा के लिए भी मंसूरी री के दिमाग को छोड़ना नहीं चाहता था। बायोनिक मैन किसी भी पल कोई सा भी खतरनाक कदम उठा सकता था। मैं फिलहाल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, मगर मंसूरी री के जरिए उसे थोड़ी देर के लिए रोक सकता था। मंसूरी री ने बायोनिक मैन से कहा, तुम दीवार के आर पार देख रहे हो? मेकअप के आर पार भी छुपे हुए चेहरों को देख लेते हो। पहले ये तस्दीक कर लो कि तुम सोनिया और रसवंती को ही देख रहे हो। वो कैबिन की जानिब देखते हुए बोला। सोनिया सामान रखते हुए इधर उधर हरकत कर रही है। वो साफ तौर से नजर आ रही है। वो मेकअप में नहीं, और मैं उसकी बू को पहचान रहा हूँ। रसवंती साड़ी पहने बर्थ पर लेटी है। उसका मुंह दीवार की तरफ है। वो दूसरे कैबिन की मुश्तरका दीवार है। उसका मुंह देखने के लिए हमें दूसरे कैबिन में जाना पड़ेगा। इसकी क्या ज़रूरत है? सीधे रसवंती के कैबिन में पहुंच जाओ। नहीं, अचानक जाने से बेचारियां दहशत से मर जाएंगी। ऐसी जल्दी भी क्या है? जहाज को चलने दो, जरा समुद्र में पहुंचने दो, ताकि फरार की राहें खत्म हो जाएं, तब मजा आएगा। अगर इस दौरान टेलीपैथी के जरिया रसवंती तुम्हें यहाँ देख ले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अव्वल तो मैं रसवंती को इस जहाज से निकलने नहीं दूंगा। दोम ये कि तुम जहाज के दूसरे हिस्से में चली जाओ। वो सिर्फ तुम्हारे जरिया ही मेरी हरकत को देख सकती है। अच्छी बात है, जब जहाज खुले समुद्र में पहुंचेगा तब मैं तुम्हारे पास आऊंगी। वो जाने लगी। उसने कहा, ठहरो, अपना ट्रांसमीटर दो, मैं मास्टर को कॉल करूंगा। रसवंती को बीच समुद्र से ले जाने के इंतजामात करने के लिए उन्हें कहूंगा। वो अपना पॉकेट ट्रांसमीटर उसे देकर चली गई। उसके साथ मुझे भी जाना पड़ा, क्योंकि बायोनिक मैन के पास रहने के लिए मैं उसकी सोच को गिरफ्त में नहीं ले सकता था। उसका गैर मामूली हसास दिमाग मेरी मौजूदगी को समझ लेता, और मैं अभी उसे खुशफहमी में मुब्तला रखना चाहता था। मैं सोनिया को खतरे से आगाह करने के लिए रसवंती के दिमाग में पहुंच गया। वह मुस्कुराने लगी। जैसा कि मैं बयान कर चुका हूँ, वो अपने दिमाग में मेरी मौजूदगी को महसूस कर लेती थी। पहले तो मैंने इत्मीनान की सांस ली, क्योंकि रसवंती बहरी जहाज में नहीं थी। वो एक तैयारे में मरियम के साथ सफ़र कर रही थी। इस दौरान उसने चुपके चुपके मेरी सोच पढ़ी होगी, मगर कुछ समझ ना सकी होगी, इसलिए कि अब मैं हमवक्त अंग्रेज़ी ज़ुबान में सोचता था। जब से अपना वतन छोड़ा था, अंग्रेज़ी बोलने वालों से ही साबका पढ़ता रहा। दिन रात ये ज़ुबान बोलते बोलते इसी ज़ुबान में सोचने का आदी हो गया। इस आदत से अब फ़ायदा पहुंच रहा था। रसवंती चोरी छुपे मेरे चोर ख्यालात नहीं पढ़ सकती थी। इस वक्त वो तैयारे में सफ़र के दौरान इस बात से बेखबर थी कि सोनिया बायोनिक मैन की जद में आ गई है। मैंने उसे मुखातिब किया, हेलो रसवंती। मुझे अपने दिमाग में महसूस करने के बाद भी अनजान बनी हुई हो। मैं चाहती थी कि तुम मुझे मुखातिब करो। आज मैं बहुत खुश हूँ। एक मुद्दत के बाद अपने देश वापस जा रही हूँ। वैसे पहले हम बर्मा जाएंगे। अपनी बातें अभी रहने दो। वो बायोनिक मैन सोनिया के करीब पहुँच गया है। वह चौंक कर अपनी सीट पर सीधी बैठ गई। मैं उसे बताने लगा कि मैं किस तरह बायोनिक मैन की खबर रखने के लिए मुख्तलिफ दिमागों में भटकता हुआ मंसूरी री के दिमाग तक पहुँच गया, और अब उसके जरिए मैंने उस खौफनाक शख्स को बहरी जहाज में पा लिया है। अब क्या होगा फरहाद? मैंने रसवंती की लाशऊर में छुपी हुई खुशी देखी। उसके दिमाग के चोर गोशे में ये बात थी कि बायोनिक मैन सोनिया को जिंदा नहीं छोड़ेगा। इस पोशीदा मुसरत के बावजूद वो बज़ाहिर परेशानी से पूछ रही थी, अब क्या होगा फरहाद? मैंने बड़े अज़म से कहा, सोनिया को कुछ नहीं होगा। अगर मैं बायोनिक मैन का कुछ नहीं बिगाड़ सका और सोनिया की ज़िंदगी खतरे में पड़ गई तो मैं उसकी ज़िंदगी और सलामती के लिए खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दूंगा। सुपर मास्टर और बायोनिक मैन बखुशी सोनिया को नुकसान पहुंचाने से बाज आ जाएंगे। उसकी उम्मीदों पर ओस पड़ गई। उसका ख्याल था कि मैं सोनिया को दिलो जान से चाहने के बावजूद हज़ारों मील की दूरी से उसकी मौत का तमाशा बेबसी से देखता रह जाऊंगा। अपनी तमाम सलाहियतों के बावजूद सोनिया को बचा नहीं सकूंगा। वो बोली, फरहाद, बेशक तुम जिसे चाहते हो उसके लिए अपनी ज़िंदगी को भी दाव पर लगा देते हो, मगर ये तुम्हारे प्यार की दीवानगी हमाकत कहलाएगी। मैंने कहा, मैं 1000 कारनामे दिखाऊं और जान छिड़कने वाली एक महबूबा को ना बचा सकूं तो मेरी सारी ज़िंदगी की जद्दोजहद बेमकसद बेमायने हो जाएगी। फरहाद, तुम ज़हीन हो, समझ सकते हो कि सुपर मास्टर यही चाहता है। सोनिया को खतरे में डालकर तुम्हें सामने आने की दावत देने वाला है। मैं उसकी ख्वाहिश पूरी करूंगा। वो चिढ़कर बोली, सोनिया पर मरना चाहते हो और मेरे पास वक्त ज़ाया कर रहे हो। जाओ उसके पास, अभी थोड़ी देर तक वो महफूज रहेगी। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, अगर तुम्हारी कोई अजीज़ हस्ती सोनिया की तरह मुसीबत में मुब्तला होती तो क्या तुम इसी तरह खामोश बैठी रहती? मैं तुमसे इमदाद की इल्तिजा करती। क्या मेरे अजीज़ रिश्तेदार हिंदुस्तान में मुसीबतें नहीं झेल रहे हैं? क्या मैंने तुमसे मदद नहीं मांगी है? तुम दुरुस्त कह रही हो, तुम मजबूर हो। अगर तुम्हारी टेलीपैथी बहाल रहती तो तुम शायद बायोनिक मैन के मुकफ्फल दिमाग को झटके पहुंचा सकती थी। मेरी मालूमात के मुताबिक तुम योगा के इल्म की जिस इंतहा को पहुंची हो वहां से बायोनिक मैन की दिमाग की चूलें हिला सकती हो। तुम्हारी मालूमात दुरुस्त हैं। काश योगा की वही महारत मुझ में होती, मगर बुनियादी बात यह है कि मेरा दिमाग ख्याल ख्वानी के काबिल नहीं रहा। कोई बात नहीं, तुम अपनी जगह रहो और मैं अपनी वफा से मजबूर हूँ, खुद को दाव पर लगाने जा रहा हूँ। ये कहकर मैं उसके दिमाग से निकल आया। अब वो खुद ही सोचेगी कि मैं सोनिया के लिए सुपर मास्टर के सामने बाजी हारने वाला हूँ।
और फैसला करेगी कि मेरी चाहत और हिफाजत की खातिर वह सोनिया की मदद करेगी या नहीं। मैं सोनिया के पास पहुंच गया। उसके साथ साड़ी पहनी हुई दोशीज़ा सलोमी थी। सोनिया उसे बर्थ पर से उठने के लिए कह रही थी और वह जवाबन कह रही थी, साड़ी पहनकर लेटे रहने को जी चाहता है। पता नहीं ये इंडियन औरतें साड़ी पहनकर किस तरह चलती फिरती हैं। मेरे लिए तो जहाज़ की सीढ़ियाँ चढ़ना दुश्वार हो गया था। सोनिया ने कहा, जहाज़ अब चलने लगा है, चाहो तो साड़ी उतार दो। हमारा पीछा करने वाले कुत्तों में से किसी ने तुम्हें देखा होगा तो तुम्हें रसवंती समझकर जहाज़ में आ चुका होगा। अगर किसी ने नहीं देखा है तो अब ये बहरूप जरूरी नहीं रहा। सलोमी साड़ी उतारती हुई बोली। रसवंती ने अभी तक दिमागी राब्ता कायम नहीं किया, खुदा करे वो बखैरियत हो। मैंने रसवंती के लहजे में कहा, सलोमी मैं बखैरियत मरियम के साथ सफ़र कर रही हूँ। सलोमी चौंक कर बोली, सोनिया रसवंती बोल रही है। मैंने सोनिया से कहा, सोनिया बहुत बुरी खबर सुना रही हूँ, वो बायोनिक मैन तुम्हारे जहाज़ में पहुँच गया है। वो बेयकीनी से बोली, वो यहाँ कैसे पहुँच सकता है? तुमने तो कहा था कि वो अपने चार्टर्ड तैयारे में मेरी बू का ताक़ुब करता हुआ अमेरिका की तरफ गया है। हाँ, सिर्फ मैं ही नहीं, सिकंदरिया का मास्टर और सफ़ीर भी यही समझ रहे थे। दरअसल जिस तरह हम उन्हें फ़रेब दे रहे थे उसी तरह सुपर मास्टर हमें फ़रेब देता रहा है। बायोनिक मैन सिकंदरिया में ही हमें तलाश कर रहा था। इत्तफाक से मंसूरी री ने तुम्हें और सलोमी को बहरी जहाज़ में देखकर अपने बायोनिक फरहाद को वहाँ बुला लिया। सोनिया के तेवर बदल गए, यूँ कहना चाहिए कि तेवर बिगड़ गए। शेर के बच्चे कभी खौफ खाने का सबक नहीं सीखते। सोनिया ने भी शायद किसी शेरनी का दूध पिया था। खौफ की हल्की सी भी लहर उसे छूकर नहीं गुजरी थी। जबकि बायोनिक मैन जैसा गैर मामूली मशीनी इंसान उसकी मौत बनकर आ गया था। वो अब तक नाकाबिले शिकस्त बनी रही, मगर अब शिकस्त लाजमी थी। जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर मौत आखिरी फैसले के लिए आकर खड़ी हो जाती है। सोनिया की जिंदगी का वो आखिरी मोड़ और आखिरी फैसले की घड़ी आ गई थी, मगर वो दांत पीस कर सोच रही थी, उल्लू का पट्टा, मैं फरहाद की आगोश में पहुंचने हिंदुस्तान जा रही हूँ और वो इतनी जल्दी मरने के लिए मेरे पास आ गया है। मैंने रसवंती के लहजे में पूछा, तुम क्या कर सकोगी सोनिया? मैं नहीं जानती कि क्या कर सकूंगी, बस इतना जानती हूँ कि अपने फरहाद तक जरूर पहुंचूंगी। रसवंती, मुझे मालूम नहीं कि तुम कितनी दयानतदारी से मेरे काम आ सकती हो। याद करो, एक बार मैंने और रोमाना ने तुम्हें सुपर मास्टर की कैद में जाने से बचाया था। उस एहसान का बदला मैं ये चाहती हूँ कि तुम मेरी मदद करो या ना करो, लेकिन जब बायोनिक मैन से मेरा टकराव शुरू हो जाए तो ऐसे वक्त मेरे दिमाग से ना खेलना। एक बार मुझे फरहाद से मिल लेने दो, फिर तुम अपना इंतकाम लेती रहना। कैसी बातें करती हो सोनिया? मुझे इंतकाम लेना होता तो ख्याल ख्वानी की सलाहियत बहाल होते ही तुम्हें मार डालती। यकीन करो, मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान हूँ। मैं बता चुकी हूँ कि वो बायोनिक शैतान अपने दिमाग तक पहुँचने का मौका नहीं देता। सिर्फ एक मंसूरी री ऐसी है जिसके जरिए मैं उस मशीन इंसान की हरकतों को समझ रही हूँ। सोनिया ने पूछा, इस वक्त वो कहाँ है? आध घंटा पहले जहाज़ के एंट्रेंस के पास था। मैं फिर उसे देखने जा रही हूँ। वो तुम्हें कैबिन की दीवार के पार देख चुका है। सलोमी को भी मेकअप के पीछे देखकर समझ लेगा कि वो रसवंती नहीं है। जब वो जहाज़ खुले समुद्र में पहुंच जाएगा तो वो तुम्हारे सामने आकर रसवंती का यानी मेरा मुतालबा करेगा। अच्छा, अब मैं कैबिन से बाहर निकलूंगी। ठहरो, आध घंटे बाद निकलना। इस मंसूबा के साथ कि जहाज़ में ज़्यादा से ज़्यादा मर्द औरतों से मिलोगी और उससे बातें करोगी। मैं वहाँ के तमाम लोगों के दिमागों तक पहुँचना चाहती हूँ। उनमें से कोई भी मेरा अहम आलयकार बन सकता है। मैं समझ गई। तुम्हारा शुक्रिया रसवंती। अच्छा, मैं जा रही हूँ। ये कहकर मैं मंसूरी री के पास पहुँच गया। वो अजीब सी जुबान में कुछ सोच रही थी। शायद वो अफ्रीका के किसी जंगली कबीले की जुबान होगी। मैं उसके दिमाग में बायोनिक फरहाद का तस्वुर लेकर गया तो वो मुस्कुराने लगी। अचानक ही वो अंग्रेज़ी जुबान में सोचने लगी, हाउ स्वीट एंड डायनामिक ही इज़। हाय, वो कितना शीरीं और कैसा धमाका खेज मर्द है। वो बाथरूम में आने के सामने रुक गई। सोचने लगी, मुझे फ़ख्र है कि वो मेरा मर्द है। मैंने उसकी सोच में कहा, वो कमबख्त सोनिया और रसवंती ना होती तो इस वक्त वो मेरे कैबिन में होता। एक हाय के साथ उसने तस्वुर में देखा कि वो बायोनिक फरहाद की आगोश में पहुंच गई है। इस हसीन मेलाप के दौरान मैंने उसकी सोच में मायूसी पैदा की। हौले से कहा, सोनिया के रिकॉर्ड के हर सफ़ा पर उसकी जहानत और मकारियों के वाक़यात भरे पड़े हैं। कौन जानता है कि वो कमीनी अचानक ही कैसी चाल चलेगी। उसकी तस्वीर की रंगीनी में संगीनी आ गई। उसने दिल को समझाने के लिए सोचा, मेरा बायोनिक महबूब मिट्टी का पुतला नहीं है कि एक औरत के हाथों से टूट जाएगा। मैंने समझाया, बात जिस्मानी कुव्वत की नहीं, जहानत की है। सोनिया की जहानत की बेशुमार मिसालें मौजूद हैं और बायोनिक मैन अभी अभी मैदान अमल में आया है। सिकंदरिया में सोनिया ने उसे चकरा कर रख दिया। अब मुकाबले का दूसरा राउंड इस जहाज़ में होगा। हमें इस खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए कि बायोनिक फरहाद गैर मामूली सलाहियतों का मालिक है और सोनिया को चूंटी की तरह मसल देगा। वो सोच में पड़ गई। लिबास बदलने के बाद बाथरूम से निकलकर कैबिन में आई। फिर ऊपर सामान रखे हुए बर्थ पर अपनी कोहनी टिकाकर सोचने लगी। मैं चाहता था कि वो अंदेशों में घिरकर बायोनिक मैन की हिफाजत के लिए अपने तौर पर मंसूबे बनाए और मैं उन मंसूबों को पढ़ लूँ। पहले तो उसने अपने मुतल्लिक सोचा, मैं सोनिया से किसी तरह कमतर नहीं हूँ।
जितने अरसा तक मेरे बायोनिक महबूब को मुकम्मल फरहाद बनने की ट्रेनिंग दी गई, उतनी अरसा तक मुझे सोनिया के तमाम दाव पेच सिखाए गए। सुपर मास्टर कहता है फरहाद सोनिया के बगैर और सोनिया फरहाद के बगैर नामुकम्मल है। लिहाजा बायोनिक फरहाद के साथ भी सोनिया की खम पल्ला लड़की होना चाहिए। इस मकसद के लिए सोनिया के कद्दो कामत और रंगोरूप की 9 लड़कियां ट्रेनिंग के लिए मुंतखब हुई। मैं 10वीं लड़की थी। सोनिया की तरह सांवली नहीं काली हूँ, इसलिए इब्तदा में मुझे नज़रअंदाज किया गया, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान मैं हर मुकाबले में अव्वल आती रही। फाइनल मुकाबला भी मैंने जीत लिया। इस तरह बायोनिक महबूब को जीत कर यहाँ तक आ पहुंची हूँ। मंसूरी की सोच फिर सोनिया की तरफ वापस आ गई। वो सोचने लगी अगर मेरे महबूब ने मुझे मौका दिया तो मैं उसे पीस कर रख दूंगी, लेकिन मुकाबले के दौरान मेरा पल्ला भारी होगा तो रसवंती मेरे दिमाग को नुकसान पहुंचाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी मेरी सोच को पढ़ रही हो। उसने एक हाथ से अपने सर को थाम लिया। मैंने उसकी सोच में उसे तसल्ली दी, नहीं, रसवंती अब मेरी तरफ रुख नहीं करेगी। उसे मालूम हो चुका है कि मुझे बायोनिक फरहाद से अलग कर दिया गया है और वो इस खुशफहमी में मुब्तला है कि बायोनिक फरहाद सोनिया की बू के पीछे अमेरिका की तरफ गया है। वो इस जहाज में नहीं आएगी। ऐसे ठोस दलाइल से वो कायल होकर सोचने लगी, हाँ, जब तक बायोनिक फरहाद से सामना नहीं होगा या वो मुझे इस जहाज में नहीं देखेगी तब तक मुतमईन रहेगी। इतने में दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। उसने दरवाज़ा खोला। सामने बायोनिक फरहाद खड़ा हुआ था। उसके पीछे एक बैरा कॉफ़ी की ट्रे लिए हुए था। वो दोनों कैबिन के अंदर आ गए। मंसूरी बैरे को गौर से देख रही थी। वो एक मेज़ पर कॉफ़ी की ट्रे रख रहा था। जब वो वापस जाने लगा तो वो बोली, सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? वो अदब से बोला, मादाम। खादिम को खादिम बेग कहते हैं। मैं तुर्की का बाशिंदा हूँ। अच्छा, तुम्हें यहाँ कितनी तनख्वाह मिल जाती है? यूँ तो 400 अमरीकी डॉलर मिलते हैं, मगर आप लोगों की दी हुई टिप आमदनी 800-900 डॉलर तक पहुँच जाती है। क्या तुम यहाँ के तमाम कैबिनों में खाने पीने की चीज़ें पहुँचाते हो? जी हाँ, हम 2 मुलाजिम कैबिनों के लिए मखसूस हैं। हमारी ड्यूटी बदलती रहती है। अगर मैं तुम्हें अभी 10,000 डॉलर दूँ तो मेरा काम करोगे? 10,000? लालच का मुंह हैरानी से खुल गया। मंसूरी एक अटैची खोलकर उसके सामने रखती हुई बोली, इसमें से अभी 10,000 गिनकर निकाल लो। काम क्या है? मंसूरी ने एक सूटकेस खोलकर एक सादा रंग की शीशी निकालते हुए कहा, कैबिन नंबर 5 में 2 औरतें हैं। जब भी उनके लिए खाने की चीज़ें ले जाओ, उन चीज़ों में एक चुटकी सफूफ इस शीशी में से निकाल कर मिला दिया करो। मगर उन औरतों को कुछ हो गया और जहाज़ के डॉक्टर ने उनका मुआयना किया तो मैं पकड़ा जाऊंगा। ये जहर नहीं है। डॉक्टर कभी इस नतीजे पर नहीं पहुंच सकेगा कि खाने की चीज़ में कोई चीज़ मिला कर दी गई है। तुम फंसोगे तो हम भी फंसेंगे, और हम इतने अहमक नहीं है कि फंसने का कोई काम करें। खादिम बेग राजी हो गया। उसने 10,000 के नोट गिनकर शीशी ली, उन सबको एक बड़े से रुमाल में छुपाया, फिर कैबिन से चला गया। उसके जाने के बाद बायोनिक मैन ने पूछा, क्या चक्कर चला रही हो? मैंने तुम्हें बताया था कि मेरी माँ विच डॉक्टर थी। मेरा बाप जंगल की जड़ी बूटियों से ज़रर रसान दवाएं तैयार करता। ये सफूफ जो मैंने खादिम बेग को दिया है, उसके इस्तेमाल से सोनिया और रसवंती के दिमाग कमज़ोर हो जाएंगे। इस तरह वो हम पर टेलीपैथी का हमला नहीं कर सकेगी। हम पर नहीं, तुम पर वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। वैसे ये एहतियाती तदबीर अच्छी है। मंसूरी ने पूछा, तुम अचानक मेरे कैबिन में कैसे आ गए? वो बोला, जहाज़ चल चुका है। वो दोनों यहाँ से फरार नहीं हो सकेंगी। फिर मैं देख रहा हूँ कि रसवंती बहुत मुतमईन है। अगर उसे यहाँ मेरी मौजूदगी का इल्म होता तो वो सोनिया का ज़रूर बताती, और सोनिया की फितरत ऐसी है कि ऐसे हालात में वो कैबिन के अंदर कभी सुकून से ना बैठती। मैं भी यही सोच रही हूँ। रसवंती मुतमईन है कि तुम सोनिया की बू का पीछा करते हुए अमेरिका गए हो। वो मुस्कुरा कर बोला, जब तक वो मुतमईन है तब तक आओ हम भी इत्मीनान के खूबसूरत लम्हात गुजारें। उसने उसका हाथ थाम लिया। बायोनिक फरहाद उसका तमन्ना ही था, जबकि काला हुस्न मेरे मिजाज के खिलाफ है। इससे साबित हो रहा था कि वो बायोनिक मैन मेरी मुकम्मल नकल होने के बावजूद बुनियादी तौर पर मजाजन मुझसे मुख्तलिफ था। सिर्फ ट्रेनिंग के मुताबिक मेरी कामयाब नकल कर रहा था। उस बायोनिक फरहाद की अपनी एक पैदाइशी आदत, अपनी मादरी ज़ुबान, अपना लहजा और अपनी सोच होगी। मैंने उसी की बुनियाद को खरीदने का इरादा कर लिया। मंसूरी के दिमाग में ये सोच पैदा की, मैं दूसरे आदमी की आगोश में हूँ। ये बैक वक्त फरहाद भी है, और फरहाद के रूप के पीछे मैंने सोच अधूरी छोड़ दी। वो आप ही आप सोचने लगी। इस रूप के पीछे दूसरी शख्सियत है, लेकिन सुपर मास्टर ने सख्ती से मना किया है कि उस शख्सियत का जिक्र कभी जुबान पर ना आए और ना ही अपने असल लहजे में कभी बात की जाए। मैंने कहा, मगर मैं चाहती हूँ कि दोनों रूप सामने आए, एक टिकट में 2 खेल का लुत्फ आए। वो गहरी संजीदगी से सोचने लगी। हाँ, मैं सोचती हूँ कि फरहाद की शख्सियत से मुतासिर हूँ या अपने महबूब की असली शख्सियत से। जो शख्सियत छुपी रहे उसके लिए तजस्सुस पैदा होता है। मैं चाहती हूँ कि वो अपनी छुपी हुई शख्सियत को आश्कार करे। वो एक लम्हा के लिए चुप हुई, फिर सोचने लगी, जब ये आंधी की जद में आता है और दीवानावार बोलता जाता है तो इसकी आवाज़ और लहजा बदल जाता है। मैं समझती हूँ कि ये उसकी असल आवाज़ और असल लहजा है। बाद में वो इस हकीकत से इनकार करता है। सुपर मास्टर का तो सबसे पहला हुक्म यही है कि उसके अल्लाहकार अपनी हकीकत का कभी एतराफ़ ना करें।
मैंने कहा, मगर मैं इतराफ़ कराऊंगी, मेरा महबूब ऐसे तो नहीं मानेगा, लेकिन जज्बों की शान पर जुबान की छुरी रखी जाएगी तो चिंगारियां ज़रूर उड़ेंगी और मैं चिंगारियां ज़रूर उड़ाऊंगी। इतना कहकर मैंने फिर उसे सोच के तेज़ बहाव पर छोड़ दिया। वो बायोनिक फरहाद से बोली, तुम अच्छी तरह जानते हो मैं गूंगा प्यार पसंद नहीं करती। ऐसे वक्त में बोलती रहती हूँ, तुम भी बोलते रहो। बोलो मेरे पहाड़। पहाड़ बोलने लगा। मैं इस बात की वजाहत कर दूं कि पहाड़ दो मौके पर बोलता है। एक उस वक्त जब कोई उसकी तरफ मुंह करके सदा लगाता है, वो उसकी सदा को अपने गूंजते हुए तेवर से वापस करता है, जिसे हम बाज़गश्त कहती हैं। दूसरा मौका वो होता है जब दरिया की सैलाबी लहरें उसके कदमों से टकराती हैं और वो घुराकर उन्हें वापस दरिया की गोद में उछाल देता है। पहले वो नदी उसकी तरफ मुंह किए लहर लहर सदा लगाती रही। पहाड़ की धीमी धीमी सदाए बाज़गश्त सुनाई देती रही। मैं उसकी असल आवाज़ सुन रहा था और उसके असल लहजे को एक अहम सबक की तरह याद कर रहा था, ये जानते हुए भी कि उसकी आवाज़ और लहजे को अजबर करने के बावजूद मैं उसके दिमाग तक नहीं पहुंच सकता, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर भी मैंने उसके बोलने के अंदाज के एक एक उतार चढ़ाव को अपने जहन में नक्श कर लिया। मेरे और रसवंती के लिए एक खुशाइंद बात यह थी कि बायोनिक मैन पैदाइशी तौर पर हिंदुस्तानी था। बाद में पता चला कि देसी ईसाई है। उसके हिंदुस्तानी माँ बाप ने ईसाई मज़हब इख्तियार कर लिया और वहाँ के हिंदुस्तानियों की तरह हिंदी ज़ुबान ही बोलते रहे। बायोनिक मैन गुस्से, जोश और जुनून की हालत में विरसे में मिली हुई ज़ुबान बेख्तियार बोलने लगता। बहरहाल रसवंती ही बायोनिक मैन से टकरा सकती थी, बशर्ते कि वो सोनिया की हिफाजत करना चाहती। मेरे लिए सबसे ज़्यादा परेशानी की बात यह थी कि रसवंती, सोनिया और रोमाना एक दूसरे की जानी दुश्मन थी। किसी भी मौका पर वो किसी की जान ले सकती थी या खामोशी से उनकी जान जाने का तमाशा मज़े ले लेकर देख सकती थी।